नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है डायलॉग विद रुपेन के एक और एपिसोड में। आज जो हमारे ख़ास मेहमान हैं उनके बारे में मैं क्या कहूँ, इनकी जितनी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम है। ये एंकर हैं, ये सिंगर हैं, ये कल्चर प्रमोटर हैं। अब मैं क्या क्या बताऊँ ये और क्या क्या है, ये बहुत कुछ है। आज हमारे साथ है हिमाचल प्रदेश के बहुत ही प्रसिद्ध एंकर। इनकी आवाज़ अगर एक बार आप सुन लें तो आपका मन करेगा कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। सिमरन भारद्वाज जी, वेलकम आप। थैंक यू सो मच। बिग फैन। क्या बताऊं आपको, मैं आपको स्टेज पे जाके देखता हूँ। आई मीन आप स्टेज पे होते हैं, मैं ऑडियंस में होता हूं, तो मन करता है कि आपको ही सुनना चाहूँ। अच्छा। खैर, आपका स्वागत है आपके घर में। थैंक यू सो मच। यही तो आपका अंदाज सबसे निराला है, स्वागत भी करते हैं तो हमारे ही घर में। क्या करें, और हमारा मन ही ऐसा है। अच्छी किस्मत है हमारी कि देखिए आपके पॉडकास्ट में हम आ जाएं। अरे अरे अरे, नहीं नहीं, किस्मत अच्छी हमारी है। अच्छा, आपको एक बात बताऊं मैं कि इतना फॉर्मल होकर मुझे बात करनी आती नहीं है एक्चुअली। ठीक है। आपको पता होगा शायद थोड़ा सा। नहीं, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तो मैं उस तरह से आपसे बात नहीं कर पाऊंगा जिस तरह से आमतौर पर की जाती है। जिस तरह से आमतौर पर आप कहना चाहते हैं, जिस तरह से आमतौर पर सिमरन जी आप इंटरव्यू लेती है, मैं वैसे नहीं लूंगा। आपका तो अलग अंदाज है। हाँ, फॉर्मल वाला चीज मुझसे थोड़ा होता है। नहीं, एक्चुअली रुपेन, आई एम एक्साइटेड फॉर दिस पॉडकास्ट क्योंकि मैं भी वैसे बात नहीं करना चाहती जैसे मैं नॉर्मली करती हूँ। रुपेन का पॉडकास्ट है जहाँ पे लोग दिल से बातें करते हैं और कुछ अलग होता है, तो आई एम एक्साइटेड। लेट्स स्टार्ट। ओके, आपको याद है एक कंट्रोवर्सी हुई थी बहुत खतरनाक वाली। भाई इतनी गर्मा गर्म शुरुआत कर दी आपने। नहीं, मैंने इसलिए सोचा कि हमारी ऑडियंस को क्लियर कर दूं मैं। जिन लोगों को लगा था कि आपके लिए कुछ गलत बोला गया है। हाँ। तो दोस्तों, जिन लोगों को नहीं पता है, तो जो हमारे विंटर क्वीन रहे इस साल के, मिस निशा जी, तो उनके साथ जो मेरा एपिसोड था, एक्चुअली वो ऑफिशियली पहला एपिसोड था मेरा उनके साथ। जी। तो उस बात पे कुछ गड़बड़ हो गई थी। मैं चाहूंगा आप ही उसको ना क्लियर कर दे आपके ऑडियंस से। आप इतने फैंस हैं, सब गाली दे रहे थे बाबा। अरे बाबा, तो प्लीज पहले तो मैं फिर से कहूंगी कि इतनी जल्दी ऑफेंड मत हुआ करो। एक्चुअली वो इनका पहला एपिसोड था जिसमें हमारी जो विंटर क्वीन बनी है निशा ठाकुर, उनसे इन्होंने कुछ सवाल किए थे। उनमें इनका एक ऐसा सवाल था कि सिमरन इस बार जो है विंटर कार्निवल में क्यों नहीं थी। कट टू, उन्होंने किसी और सवाल का आंसर दिया था जिसमें उन्होंने कुछ चीजें कही थी जो आप जानते हैं, और वो जब टीजर बाहर निकल कर आया तो वो लगा कि वो मेरे लिए वो चीजें कह रही हैं, और वो काफी थोड़ा हंगामे वाला मामला। इट्स माय फॉल्ट एक्चुअली, क्योंकि मुझे नहीं आइडिया था। मैंने टीजर काटा एक्साइटमेंट के लिए, तो मुझे ये नहीं पता था कि जो क्वेश्चन मैंने डाला है उसका आंसर कुछ इस तरह से बन गया है। हाँ, वो जब रिलीज हुआ वो अनइंटेंशनल सब कुछ हो गया। हाँ। फिर आपकी कॉल भी मुझे रात के 12 बजे आई थी। यार ये क्यों हो क्या रहा है, सब मुझे ऐसे भेज रहे हैं। तो रुपेन ने कहा अगले पॉडकास्ट में आ जाओ। मैंने नहीं भाई, इतने गर्मा गर्मी में नहीं आ सकती। ओके, चलिए देखिए, गर्मा गर्म शुरुआत हो गई है। हाँ, सच में। तो अभी मैं आपसे कुछ वैसे ही क्वेश्चन पूछने वाला हूँ थोड़ा सा, क्योंकि वो क्वेश्चन उनसे मैंने इसलिए पूछा था क्योंकि मुझे वैसी चीज़ें पता चली थी। फेसबुक पे कैंपेन चला था, आपको पता होगा तो, कि आपको क्यों नहीं बुलाया गया इस बार मनाली विंटर कार्निवल में, क्योंकि आपके बिना तो चीज़ें अधूरी हैं। मुझे भी ऐसा फील हुआ क्योंकि स्टेज पे आप दिख ही नहीं रहे थे। क्या रीज़न है, आप क्यों नहीं इस बार आए? अब ये बातें ना किसी से छुपी हैं और ना छुपाने की है। हिमाचल में जो आर्टिस्ट के साथ इस तरीके से बहुत नॉर्मल हो गया है। आए दिन कहीं से खबरें आती हैं कि, और सबसे बड़ी बात होती है अपने होम स्टेज पर, अपने घर में ये चीज़ें ज़्यादा होती हैं। मैं मानती हूँ कि कभी भी कोई एक राजनीतिक संगठन जो है ना, वो पूरी तरह से ख़राब नहीं होता। कुछ लोग उसमें ऐसे होते हैं जो अपने पर्सनल ग्रजेस को, अपनी छोटी मानसिकता को, जहाँ पे वो हावी हो सकते हैं वहाँ पर कोशिश करते हैं कि हम दबा देते हैं। तो हमारे साथ भी वही हुआ, कुछ लोगों ने अपने पर्सनल ग्रजेस निकाले। एंड मैं बस आज आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहती हूँ कि मुझे माता हडिम्बा और मनु ऋषि ने जो दिया है, इस मंच ने, मनोरंगशाला ने जो दिया है, वो मुझसे कोई नहीं छीन सकता। एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट। और हमेशा इनका आशीर्वाद मेरे साथ है। और हाँ, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कोई बात नहीं। आई एम ऑलवेज सिमरन मनाली की है और मनाली सिमरन का है। एंड दिस इज वाह, थैंक यू सो स्वीट। मतलब आप इतने पॉजिटिव हो ना कि एक माहौल ही पूरा पॉजिटिव बना देते हो आप। अभी देखिए, 2-3 दिन पहले की बात है, मिस कुल्लू जो हुआ था, हाँ। तो वहाँ पे आप लास्ट के 5 मिनट आए थे जब क्लोजिंग होने वाली थी। तो जो really sorry for that, सूरज। तो जो समा आपने मांगा वो कमाल का था। रुपेन, actually I believe in positivity.
Okay. मेरे को वो लोग बहुत ज्यादा, जो ये टॉक्सिक लोग होते हैं ना, जो राह चलते किसी को भी कुछ भी बोल देंगे, नहीं देखेंगे कि सामने वाले का मूड तेरी वजह से पूरे दिन अब खराब होने वाला है। Exactly. ऐसे लोग मुझे रियल लाइफ में ही पसंद नहीं है। चलिए वो तो मेरा प्रोफेशनल जॉब है जहाँ पे मुझे लोगों को एंटरटेन करना होता है, उनको खुश करना होता है, पर नॉर्मल जिंदगी में भी मैं इस चीज़ में बिलीव करती हूँ कि मेरे आसपास जो लोग हैं वो खुश रहने चाहिए। अनइंटेंशनली मुझसे भी कई बार कुछ चीज़ें होती होंगी, बट मेरे में ये जो फैक्टर है, रियलाइज कर देती हूँ मैं अपनी चीज़ों को कि हाँ ना, ठीक नहीं गलती हो गई, ये गलती हो गई। मैं बहुत बिलीव करती हूँ कि यार किसी की मुस्कुराहट का ना 5 मिनट की गेम होती है सारी, कि मैं किसी से मिल रही हूँ, आपको तो मैं पहले से जानती हूँ, हाँ। पर मैं किसी को पहली बार मिल रही हूँ, First time, okay. यार उसके साथ क्यों ऐसा आप उसको कुछ एक ऐसी चीज़ें मतलब फील करवाओ अपने व्यवहार से, इसको लगे यार किसका मुंह देख लिया आज। ये नहीं होना चाहिए जिंदगी में यार, पॉजिटिविटी फैलाओ। कोई आपके सामने अगर लग रहा है ना किसी का बहुत ज्यादा खराब दिन जा रहा है, तू तो बड़ा कमाल लग रहा है आज, यार क्या बात है, कमाल कर दिया, और उसके बाद वो आपको जिंदगी भर आपकी पॉजिटिविटी के लिए याद रखेगा कि यार इस बंदे से ना बात करके ही जाना है, अच्छा लगता है, आपको इग्नोर कोई नहीं करेगा। सो दैट इज व्हाट मैं प्रोफेशनली भी अप्लाई करती हूँ, और अपनी निजी जिंदगी में भी मेरा यही रोल है कि खुश रहो, मस्त रहो। ये आपका नेचर है actually, हाँ, ये मेरा कि आप nature सबको खुश रखते हैं, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो। कैसी भी हो। That's great. ये बड़ी अच्छी बात है। ओके, तो ऐसा है कि आपकी शादी हो चुकी है, आप मिसेस बन चुके हैं, यस, और अभी आपका एक प्यारा सा बेबी भी है जिसको Yes. अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा, जिसका हाँ. नाम है श्री। श्री, बहुत ही क्यूट बेबी है। थैंक यू। तो अब मुझे आपकी थोड़ी सी लव लाइफ के बारे में जानना है। तो आपने पहली बार पब्लिकली ये बात की जा रही है। जी हाँ, देखिए जब आप एक पब्लिक उसमें चले जाते हो ना, आप पब्लिक फिगर हो, तो लोगों को जानना है आपकी जानना होता चीज़ें, है। सबको है। मतलब मेरे सराउंडिंग बहुत से लोग हैं जो अभी कैमरे के पीछे बैठे, इनका भी मन था कि मैं थोड़ा सा पूछूं आपसे कि अच्छा। आपकी लाइफ, आपकी शादी किस तरह हुई है, अरेंज है या, तो मैंने कहा ना ना बिल्कुल नहीं, अरेंज तो नहीं। Arrange तो नहीं। हाँ, तो अभी हमें जानना है आपकी लव लाइफ के बारे में। ठीक है। आपकी मुलाकात आपके हस्बैंड से कैसे और कब हुई? माय गॉड, मैं पहली बार बात करने वाली हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत ब्लश करने वाले हैं इसके बाद। Okay. मुझे लगता है 2 दिन तक वो घर से बाहर भी नहीं निकलेंगे, Wow. बिकॉज वो बिल्कुल ऑपोजिट हम दोनों हैं। हाँ. लाइक सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि मैं उनको मिली थी जब एक एनजीओ में वो काम करते थे, सेव मनाली। आप भी मुझे वहीं मिले थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो जब मैं उनसे मिली थी तो हम एक काम के सिलसिले में मिले थे। वो इवेंट एक करवा रहे थे जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे कोई नॉलेज नहीं है, बट उनकी एक सोच थी कि मैं चाहता हूँ कि क्रेडिट सही बंदों का सही लोगों को मिले। अगर मैंने उस दिन माइक किसी और के हाथ में दे दिया तो शायद मेरे उन बच्चों को वो क्रेडिट नहीं मिलेगा, सेव मनाली के बच्चों को जिन्होंने सच में मेहनत की है। तो आई वॉन्ट कि आप आएँ और जो मैं सोच रहा हूँ उसको बस कर दें आप। ओके। देन साथ काम करते करते वी रियलाइज कि जिन चीज़ों में वो लैक करते हैं वो मैं कंप्लीट करती थी, और जो चीज़ें मुझ में नहीं थी वो उनमें बहुत अच्छी थी। मतलब आप एक दूसरे को कंप्लीट कर हाँ, रहे थे। और मतलब ये आप यकीन नहीं मानेंगे, महज 15 दिनों में मुझे ये एहसास हो गया था कि शायद एक चंचल नदी को जब एक ठहराव मिलता है तो वो कैसा होता है। एंड इट वाज सो ब्यूटीफुल, इतने इमोशंस। आई मीन मैं बहुत ज़्यादा बॉलीवुड टाइप रही हूँ पहले से, एंड जब मैं उनसे मिली तो वो सब बॉलीवुड चीज़ें हो रही थी मेरे साथ। एंड आई थॉट यार ये हो क्या रहा है, ये बड़ा कुछ गेम हो रही है मेरे साथ। मतलब हम भी तभी आसपास थे, उस टाइम की बातें हैं ये। हाँ, आप लोगों को नहीं वाह। पता चला? बिल्कुल पता नहीं चला। वाह, कितनी अच्छे से मैनेज किया हमने। अरे बाबा, अच्छा इतना कुछ हो रहा है। काम हो रहा था, हम्म। एक दूसरे को देख रहे थे हम, वो भी नोटिस हो रहा था कि इज लुकिंग एट मी, और मैं भी नोटिस कर रही थी। Okay. इशारों में कई बार उन्होंने भी अपनी वो पसंद जाहिर की कि यस मुझे अच्छे तो लग रहे हैं आप अपने आसपास। सब काम वाम खत्म हो गया, बहुत अच्छा इवेंट हो गया, हाँ, बहुत बहुत अच्छा खुश लगा। थे। इवेंट खत्म होने के बाद मेरे पास कोई कारण ही नहीं था मैं उनसे कैसे मिलूंगी। अब मैं तो कॉलेज में थी, हाँ, was doing his work and everything, Okay. बट फिर मुझे पहली बार रियलाइज हुआ कि यार मुझे तो आदत हो गई है, बिकॉज हम 15-20 दिनों से साथ थे। हाँ, बिल्कुल। उसके बाद मुझे ऐसे लगा यार जैसे इन 20 दिनों में मैंने बहुत कुछ जी लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक सेफ, मुझे लगा मैं बहुत सेफ हूँ, मैं जहाँ भी हूँ, मेरा कंफर्ट जोन बन गया था। उनके साथ मेरे और भी उनके जितने फ्रेंड सर्कल थे, मेरा भी फ्रेंड सर्कल बन गया। देयर वाज द डे हम बिजली महादेव गए थे,
Okay. एंड वो हमें पता था कि अब इसके बाद हम क्यों मिलेंगे, ये मनाली में होता है, मैं कॉलेज में होती हूँ, तो क्यों ही मिलेंगे हम, अब ये आप अपना पूरी काम college में करेंगे, थे। मैं अपना काम करूँगी, एंड ऐसा ही होगा, बड़ी हद फ़ोन पे टच रहेंगे। एंड लिटरली जब हम बिजली महादेव से मैं मुड़ के आई हूँ, मैं पूरे रास्ते रो रही थी गाड़ी में, और मुझे कुछ पता नहीं था मैं क्यों रो रही हूँ। ओह, वो भी बहुत शांत थे, और उनको भी समझ में आ रहा था कि ठीक है यार, कुछ फीलिंग्स यहाँ पे क्लैश हो गई हैं, बट अभी ना इसको समझ में आ रहा है ना मैं बोल पा रहा हूँ, तो ठीक है, ख़त्म, अभी क्या बोलूँ। okay. सब कुछ हो गया, एंड देन मैं अपने घर चली गई, वो अपने घर चले गए। आफ्टर 2 or 3 days वो आए कुल्लू, हम फिर मिले, और मुझे ऐसे लगा कि नहीं, वो चाहते हैं कि हमारी बात होती रहे। एंड होता है ना, आप एक ऐसी स्टेज पे होते हो जब आपके बहुत सारे इमोशनल ब्रेकडाउन्स हुए होते हैं, बहुत लोगों ने आपका ट्रस्ट ब्रेक किया होता है, ऐसे ही मगर कोई इतने प्यार से संभालने वाला कोई मिल जाता है तो इंसान ना पूरा उसका हो जाता है। एंड आई वाज लाइक, मैं ना निर्भर हो गई उस इंसान के ऊपर। एंड फिर 9 अगस्त 2017 Okay. हमने, हम में से किसी ने एक दूसरे को प्रपोज नहीं किया, वी एक्सेप्टेड दैट, हाँ हमने ये बड़ा फिल्मी वाला वैसा नहीं हुआ है कि जी आप बताइए नहीं जी आप बताइए ना, वी जस्ट एक्सेप्टेड। एक दिन वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो गई कि यस वी आर इन, बिना कुछ बोले। बिना कुछ बोल रहे, एंड So इट स्टार्टेड, एंड किसी फॉर्मेलिटी की जरूरत ही नहीं पड़ी। एंड फ्रॉम दैट डे सब इतने अच्छे से हुआ, मेरी फ्रेंड सर्कल में मेरी कजन्स को इन्होंने इतना अच्छे से अपने से इंट्रोड्यूस करवाया कि मेरे को जो मिलता था दे वर लाइक, बंदा बहुत सही है, तू गड़बड़ मत करिए। Okay. मेरे बंदे मुझे बोल रहे सारे हाँ। कि बंदा बहुत सही है, तू गड़बड़ मत करिए, क्योंकि आई वाज वेरी मैं बहुत चंचल चंचल थी। थी। और मेरे को उस टाइम पे एक बहुत बड़ा मेरा ये आज मैं बोलना चाहती हूँ, मैं किसी को बोला नहीं है। Please. लोग है ना उस टाइम पे बहुत ज्यादा ऐसे दे देते यार सिमरन भारद्वाज है, सी लाइक लड़कियों से लड़कों से वो हमें वो फुटेज मिलती थी मुझे कॉलेज में, Definitely, बिल्कुल। बट उस सबसे ना मैं इतनी फ्रस्ट्रेट भी हो गई थी, क्योंकि सब लोग को ये होता था कि बोलना है कि आपकी दोस्त है, Okay. दोस्ती करनी किसी को नहीं है, हम्म। क्योंकि मेरा कुछ अलग सिस्टम था। बट जब ये आए तो उसके बाद सब सेट हो गया, ऐसे Okay. लगा कि इट्स डन। फिर एक दिन अचानक ही घर पे पता चल गया, मेरे घर पे, एंड फिर आपस में बातचीत शुरू हो गई। इवन इफ हम इतने शादी की बात हमारे बीच में हुई थी कि ठीक है पता तो है ही कि हमें करनी है, क्योंकि तब तक हम बिल्कुल श्योर हो चुके थे, क्योंकि बहुत अच्छी लव लाइफ थी, एवरीथिंग लाइक होता है ना उस 7वें आसमान पे जिंदगी होती है ना, वो वाला एक पॉइंट था जहाँ पे सब कुछ हो रहा था, एवरीथिंग लाइक बर्थडेज एंड एवरीथिंग जो एक लड़की सोचती है ना वो सब हो रहा वो सब हो था। रहा एंड फिर हमारे घर पे पता चला, फिर उन्हें अपने घर पे बताया। घर पे कैसे पता चला? कुछ होना हमें पता होने चाहिए कुछ चीजें। ये हम जानना चाहेंगे। बड़ा फनी है, लाइक घर पे मेरे जो चाचू थे, हाँ, मेरे चाचू का नाम तो मेरे चाचू हैं, ठीक है। तो इनके फ्रेंड ही है, लाइक ठीक है, हाँ। उठना बैठना इनका साथ था, Okay. तो मेरे चाचू को था पता। अच्छा। तो मेरे पापा को थोड़ा सा अंदाजा, मेरे पापा बहुत मतलब ऐसे कि मेरे साथ दोस्ती वाला सिस्टम था, क्योंकि मैंने 14 साल की से बाहर काम किया, पापा हमेशा साथ थे, पापा को पता था कि यार लड़की भी बड़ी हो रही है, ऐसी फ्रेंडशिप्स। पर पापा ने कुछ टाइम से ना मेरे बिहेवियर में चेंजेस फील किए थे कि यार ये कुल्लू से ज़्यादा मनाली क्या कर रही है वाला हिसाब। अच्छा। फिर एक्चुअली भी उनको अच्छे से ट्रीट किया था मेरे थे, पापा को डाउट हुआ, एंड देन पापा ने बता दिया चाचू को। एक दिन मतलब वो लोग ड्रिंक वगैरह कर रहे थे अपना मस्त साथ में। हाँ, तो पापा ने घेर दिया। मेरे पापा बड़े चालाक है यार, मैं ऐसी हूँ तो मेरे पापा कैसे होंगे सोचो। जाहिर सी बात है है। मतलब कोई अंदाजा लगा सकते होंगे। हैं। ओ भाई मेरे पापा का रोस्टिंग लेवल वो मैं नहीं बता सकती, ही इज लाइक खतरनाक। मैं वो स्टैंड नहीं कर पाती अपने पापा को ज्यादा देर, इतनी अच्छा। वो हमारी बजा देते, इतना मजाक उड़ा देते ना हमारा, खड़े खड़े ही और हम ऐसे होते पापा यार इतना प्रेजेंस ऑफ माइंड कहाँ से लाते हो। तो वहीं से आपके अंदर वो गुण आया। हाँ वो वहीं से ही है, ही इज द वन। Okay. तो फिर वो पापा ने उनको घेर दिया यार आजकल ना सिमू का कुछ मनाली जाना ज्यादा हो गया, तुझे कुछ पता है क्या। और चाचू ने पी रखी, भाई आपको लग रहा है मैं तो आपको बताने वाला था। एंड देन एवरीथिंग बता दिया। नेक्स्ट डे घर पे मेरी पेशी हुई। हाँ। तो पेशी बड़ी फनी थी। जो लोग कहते थे मेरे घर पे, हाँ कोई नहीं हम जब घर में पता चलेगा तो हम बात कर लेंगे, किसी ने बात नहीं की, सबने रिएक्शन दिया है हमें तो पता ही नहीं था। और मैंने बोला दुश्मन ना करे परिवार ने वो काम किया। और सब ऐसे चल रहा था। फिर पापा ने बोला कि यार देखो बेटा वो तो मेरा भाई था, मेरे भाई ने मुझे बताया, मुझे अच्छा लगा, पर मुझे खुद बता दी तो मेरे को ज़्यादा अच्छा लगता और मेरे को लड़का पसंद है।
और मेरे पापा का पहले दिन ही ये वर्ड्स थे कि मेरे को लगता है कि मेरे से भी ज़्यादा कोई केयर कर सकता है तो वो है। अरे वाह, so sweet. और फिर उसके बाद फिर मैं ऐसी हो गई, यार शुक्र है। फिर यहाँ मेरे इन लॉज में पता चला, फिर यहाँ जो है वो रिश्ते की बात चल पड़ी कि अब शादी करवा देते हैं। अच्छा। फिर मैं उस टाइम पे शादी के लिए ऐसा था कि नर्वस बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि इतना सोचा नहीं था ना इतनी जल्दी हो जाएगा सब कुछ। बट एक बार जब घर पे पता चल जाता है तो देख लाइक आपका रिलेशन है, अच्छी फैमिली अच्छी है, घर अच्छा है, तो कर लेते हैं शादी। तो अब ये एक बहुत बड़ा सवाल सबका रहता है कि सिमरन ने बहुत छोटी एज में शादी की है। हाँ, चलिए आप खुद ही बता रहे हैं, मैं पूछ रहा था। बट आई जस्ट वांट टू टेल एवरीवन कि आई एम द पर्सन, मैं हूँ गो विद द फ्लो। मैं जिंदगी में इस मंत्र पे बहुत विश्वास करती हूँ, गो विद द फ्लो। प्लान करके क्या कर लोगे, पॉइंट करे क्या लोगे प्लान करके, क्योंकि सब उसकी रजा है। अगर मैंने सही वक्त पे सही इंसान के लिए सही डिसीजन नहीं लिया होता तो आज मेरी लाइफ इतनी सेट नहीं होती। मैं ये नहीं बोल रही कि जिन्होंने अपनी ऐसी चीज़ों को आगे कर रखा है अपने करियर के लिए, सब चीज़ों के लिए, तो वो गलत है। आपकी अपनी सिचुएशंस, आप ठीक है, आप अपने हिसाब से देखो, अपनी सिचुएशन सबको पता होती है। बट मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैंने उस समय इस परफेक्ट पार्टनर को लेट गो कर दिया होता कि मैं ठीक है अभी नहीं हो सकता, बिकॉज इनकी तो शादी होनी थी, बिकॉज मेरे से ही एज में बड़े हैं, ठीक है। तो फिर इनके तो फैमिली प्रेशर था, वो मेरे लिए वेट कर लेते, पर मैं किसी के पेरेंट्स को क्यों सफ़र कराऊँ। ऑब्वियसली मैं नहीं कराना चाहती थी, एंड दैट इज़ द पॉइंट ना, जब मैं क्यों आपके पेरेंट्स को सफ़र कराऊँ। एंड फिर मैंने ठंडे दिमाग से सोचा एंड देन आई डिसाइडेड मैं शादी करूँगी। लॉकडाउन में मेरी शादी हुई है, पुलिस की निगरानी में। अच्छा, पुलिस थी? शादी वादी नहीं, पुलिस नहीं थी, वेस्टर्न साहब से बात हो गई थी तो सेफली हो गया था सब कुछ। तो बात हो गई घर पे, एंड फिर शादी की डेट, बीच में कोरोना आ गया तो हमारी शादी 2 महीने थोड़ी आगे चली गई। फिर शादी हो गई एंड आज हैप्पीली मैरिड है हम 4 साल के लिए। मैं हैप्पीली मैरिड हूँ, मेरे पति का पता नहीं। वो आप उनका एक इंटरव्यू अलग से लीजिएगा अगर वो अपने आप को प्रताड़ित महसूस तो नहीं करते। एंड टचवुड आफ्टर 2 years मेरा बेटा हुआ श्री, एंड वी आर ब्लेस्ड। बस मुझे इतना पता है। एंड हाँ, लाइफ फेरी टेल होती है, थोड़ा सा अपने माइंड को ना ऐसे रखना पड़ता है कि यार देखी जाएगी, क्योंकि हर चीज़ को ओवरथिंक करके पकड़ के बैठेंगे तो यार फिर तो यार जन्नत वाली जिंदगी भी जहन्नुम हो जाती है। बट चीज़ों को लेट गो करो। और मुझे टचवुड पार्टनर ऐसे मिले ना जहाँ पे जो पॉइंट्स पे मेरे को पता है कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही हूँ, ही इज़ द वन जो इतनी शांत है, इज़ लाइक मैं हूँ ना। आज भी उन्होंने मुझे एक ही चीज़ बोली हुई है कि बस तू हिम्मत कर कि तुझे लाइफ में क्या करना है, मैं तेरे लिए कोई भी पत्थर हिला सकता हूँ। एंड दिस इज द सपोर्ट जिसकी वजह से मैं अभी भी काम कर रही हूँ और काफ़ी अच्छे लेवल पे कर रही हूँ। और अपकमिंग बहुत अच्छी चीज़ें हैं जो इनकी वजह से मेरी लाइफ में हो रही हैं। एंड टचवुड, एंड थैंक्स फॉर आस्किंग। बड़ी खुशी हो रही मुझे वो इसलिए कि सबके साथ ऐसा नहीं होता ना, नहीं होता। एंड शायद आप भी लकी हैं, आपके पार्टनर भी लकी है, और आप दोनों दूसरे को मिले, मतलब इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। और मैं तो चाहता हूँ कि सबके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। होता नहीं है। बहुत स्वीट स्टोरी है आपकी, बहुत स्वीट स्टोरी है। और अगर ऐसे लोग और भी हैं इनकी तरह, और जो ये सोच रहे कि नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी है, आप इनकी बात जरूर सुने प्लीज, कर लें। और खासकर अगर वो सुन रही हो जिसको रुपेन सुनाना चाहता है तो वो सुन नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, पक्का। मुझे लगा रुपेन किसी को बोल के आया, आज मैं ऐसा सवाल पूछूंगा, सुन ले। नहीं ऐसा नहीं है। कोई सुन ले तो अच्छी बात है, बट मेरा ऐसा नहीं है। ठीक है, वैसा कुछ नहीं है। चलिए, ये तो एक सक्सेसफुल हो गया ना आपका प्यार, आपकी शादी हो गई, बच्चे भी हो गए ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्यार कंप्लीट नहीं हो पाता है, ठीक है। अभी एक ताज़ा घटना घटी है, आप कैमरे के पीछे जो इंसान बैठा है एक्चुअली बहुत इमोशनल है यार, अभी आपको थोड़ा कुछ लग रहा है, इसलिए बता दूं, देखो प्यार वाली बातें चली है, कोई इशू तो नहीं है ना। बेचारे का अभी दिल इतना ज़्यादा टूट गया है कि एक उम्मीद थी, एक होती ना ऐसे दिया जलता है, भड़बड़ाता है कि चलो कोई आके उसमें तेल डाल देगा, घी डाल देगा, फिर वो फिर से जल उठेगा। ऐसा सीन था। जो इनकी लवर थी उन्होंने आज ही शादी कर ली, बिना बताए। नहीं मतलब इनका ये तो आस में थी कि शायद वापस आए, थोड़ा सा इनका हो चुका था तो ये इंतजार में थी कि नहीं आएगी वापस, चली गई। अब आप लोग थोड़ा 1-2 अच्छी लाइनें सुना दो ना, ताकि इन्हें समझ आए कि लाइफ आगे भी है। अरे यार देखिए हर कोई हिस्सा है आपकी लाइफ में, किसी को जाना है, किसी को आना है।
रुपेन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस वक्त मैं आपकी तरफ देख के बात नहीं कर पा रही हूँ बॉस, क्योंकि कैमरा मेरा उस तरफ है, बट आप सुनिएगा। जिंदगी में क्या होता है ना, मैं इस चीज़ पे मैंने जैसे कि कहा था कि गो विद द फ्लो। एग्जैक्टली। ठीक है, जो किस्मत में अगर होगा तो उसे कोई हिला नहीं सकता, जो नहीं होगा तो फिर मिला नहीं सकता ना यार। तो वो उसकी रजा है, वो मन का हो तो अच्छा और ना हो तो उससे भी अच्छा, क्योंकि फिर वो ऊपर वाले की मर्जी होती है। यू नेवर नो, जिसने साथ आज छोड़ा है वो कल भी तो छोड़ सकता है। और जो चीज़ें लिखी होती हैं वही होनी होती हैं। तो ये यू नो, इस पॉइंट से हम भी तो गुजरे हैं ना यार। दिल सबका टूटता है, बट व्हेन इट कम्स टू उस वक्त में अगर खुद को संभाल लिया ना, वो एक दो महीने का फेज होता है। बस अपने साथ अच्छे लोगों के साथ रहो, कोशिश करना है इस टाइम पे भी अकेले नहीं रहना है भाई, सबसे बड़ा पॉइंट है। अच्छे लोगों के साथ रहो। अच्छे और लोगों के साथ देखिए, रहो। प्यार में जीने मरने की बातें सब लोग करते हैं, मगर एक बहुत कमाल का एक शेर है, हाँ प्लीज। मुझे ये बहुत पसंद है। ठीक है, Okay, क्योंकि okay. ये इस सिचुएशन पे बिल्कुल ठीक बैठता है, अच्छा। जिसमें कहते हैं कि मोहब्बत में तो तेरी भी कमी रही होगी गालिब, कि मोहब्बत में तेरी भी तो कमी रही होगी गालिब, वरना जब वो छोड़ कर गया तो तुम मर क्यों नहीं गए। कोई किसी के लिए नहीं मरता ना, आपके लिए कोई मरेगा तो आप भी मत मरो। पॉइंट। इसलिए आई जस्ट वांट टू टेल यू, मेरे को बहुत सारे लोग ऐसे मैसेजेस करते हैं कई बार कि हम लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन में जा रहे हैं। मैं बस उनको यही कहती हूँ, यार उस पे भरोसा रखो, वो जो स्क्रिप्ट लिखता है ना आपके लिए वो सुपर हिट है। पॉइंट। एंड दिस इज द फेज जिसको बस क्रॉस करना है। अच्छे लोगों के साथ रहो जो आपका मूड अच्छा रख सके, ठीक है। और अपने पेरेंट्स की तरफ देख लेना एक बार, क्योंकि बहुत लोग बहुत कुछ कर देते हैं। एक बार पेरेंट्स की तरफ जरूर देखना कि उनकी जिंदगी तुम हो, जिसको तुमने टेम्परेरी जिंदगी बनाया हुआ था ना, Exactly. वो टेम्परेरी थी, पर किसी की पूरी जिंदगी, पूरी इन्वेस्टमेंट, पूरा प्यार, सब कुछ तुम हो। ये मैं कह सकती हूँ, मेरा बेटा है अब। सो आई कैन फील कि कभी फ्यूचर में उसका कोई दिल तोड़ेगा तो आई वांट कि वो मेरे से आके बात करे, एंड आई विल टेक केयर ऑफ इट। मैं संभाल लूंगी। सो मेरे छोटे भाई, तेरे लिए भी ये बात है, और जो भी दिल टूटे आशिक है उन सबके लिए, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। खैर, इतनी प्यारी बातें हो गई है, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की तरफ। जी, आइए। जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आपको क्या क्या कहूँ मैं, इतने अच्छे होस्ट हैं आप, इतनी प्यारी आवाज़ है आपकी। कैसे शुरू हुआ आपका सिलसिला ये होस्टिंग का? ये तो कभी मतलब जिस पॉइंट पे हम थे, अभी आज की स्टेज पे अगर मैं टीनेजर होती, शायद मेरे दिमाग में होता किसी को देख यार मैं ये करूँगी। मैंने उस टाइम पे शुरू किया है जब मैं 14 साल की थी, जब भी तो पता भी नहीं था होस्ट क्या होता है, एंकर क्या होता है, कुछ भी पता नहीं था। बस नॉर्मल जिंदगी चल रही थी। हम बोलने में बहुत अच्छे थे बचपन से, कम्युनिकेशन स्किल्स मेरी काफ़ी अच्छी थी। वो मेरे टीचर्स ने देखा था मुझे क्लास में लड़ते हुए। आई वॉज वेरी लड़ाकू। वाओ। मतलब मैं बहुत ऐसे होते हैं ना वो शरारती वाले बच्चे, वो थी मैं। मेरे को टीचर्स ने देखा, एक बार स्कूल में बहुत बड़ा पंगा हुआ जिसमें किसी टीचर ने किसी लड़की को कुछ गलत बोल दिया बस, कि वो नहीं बोलना चाहिए था उनको। तो मैंने उस लड़की का ऐसे स्टैंड लिया था उस टाइम पे। आई वॉज इन 6th। मेरे टीचर्स को लगा यार ये तो बहुत अच्छे से बोल लेती है, तो उन्होंने मुझे बोला सिमरन आ जा, तो डेक्लेमेशन के लिए तुझे भेजते हैं स्कूल से। और मैं ठहरी महाडीठ, मैंने बोला अबे पागल हो गए हो क्या, एक तो पहले तुम्हारी पढ़ाई करो, उसके बाद अलग से प्रैक्टिस करो, फिर तुम कहीं भेजोगे मुझे। ऐसे ही बोला आपने? नहीं, मन में सोचा। अच्छा, ओके। तो आपने बोल दिया। इतना दम नहीं था, हम सरकारी स्कूल में पढ़े, फेंट के कूटते। सरकारी स्कूल वाले हो? Yes. इस पॉइंट पे आ रहा था मैं। हाँ। कहाँ से अपनी पढ़ाई कहाँ हुई वैसे? गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल बरान। तो आप वहीं से ऊपर आपका गाँव है? नहीं, 17 मील में मेरा घर है। अच्छा, 17 मील में हाँ, है आपका। yes. ओके। बरान से मेरे पूर्वज वहीं के हैं, अच्छा। बट हम थोड़ा सा नीचे शिफ्ट हो गए थे। ओके, हाँ, फाइन, yes. फाइन। तो ये सब चल रहा था कि मैंने क्यों करूँगी यार, मैं पागल थोड़ी ना हूँ मैं जो मैं अपनी ऐसे करूँगी। तो फिर नई टीचर्स ने को लगा कि कैलिबर बहुत है इसमें, बट भटका हुआ दिमाग है, और वो आज भी है। तो हाँ, मतलब कोई बड़ी बात नहीं, मैं मानती हूँ इस बात को कि मैं ज़्यादा एम्बिशियस नहीं हूँ। भगवान ने मुझे टैलेंट दिया है, मगर आलस भी दिया, और उसके साथ आलस भी दिया। वो जब तो मुझे बोला डेक्लेमेशन में जाना है, पापा को बोला मैंने, पापा डेक्लेमेशन, पापा ने बोला ठीक है चले जाओ। पापा को लगता था शरारती है, कहीं दिमाग इसकी एनर्जी लगेगी तो सही जगह। हाँ। मैं इकलौती लड़की थी, मैं पहले प्राइवेट स्कूल में पढ़ती थी, बट अच्छा। मैंने जिद करके खुद को सरकारी स्कूल में डलवाया था, और मैं काफ़ी वेल टू डू फैमिली से थी।
वो ऐसा कोई पंगा नहीं था, मतलब प्राइवेट स्कूल में नहीं भेज सकते, कुछ नहीं हो सकता, वो वाला इशू नहीं था। मेरे दोस्त सरकारी स्कूल में थे, अरे दोस्ती मार रहे आस पास रहते थे, और मुझे जाना था यार उन्हीं के साथ। दोस्तों मैंने बोला पापा जो मर्जी हो जाए, मैंने जाना ही उधर, नहीं तो मैंने जाना ही नहीं है। अच्छा। दैट काइंड ऑफ किड। पापा ने बोला यार इसकी मन की करो, दादाजी ने बोला कर दो कर दो। ठीक है सरकारी स्कूल में चले हैं। ओके। सरकारी स्कूल की तो अलग ही मौज होती है। फिर चला था सिस्टम अपना। हाँ। तो उन्होंने मुझे भेजने लगे, पापा ने बोला कहीं तो इसकी एनर्जी चैनलाइज होगी, क्योंकि मैं पहले से बहुत बात हो रही थी, रिश्तेदारी में बड़ी फेमस थी मैं। अच्छा। इसको इसके साथ बात करते हैं, छोटे बच्चे नहीं होते जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। मजा भी आता होगा ना। हाँ, मुझे पकड़ पकड़ के बिठाते थे। अच्छा, मुझे बात बच्चों से खेलने नहीं देते थे रिश्तेदार। अरे। ले यहाँ बैठ बात कर। हाँ। और मैंने क्या बात करनी, मैं लगी हुई हूँ अपनी फेंकने में। फिर वो सब होता रहता था। तो फिर पापा ने बोला इसमें बहुत एनर्जी, कहीं चैनलाइज करते हैं इसकी एनर्जी को। स्कूल में प्रैक्टिस शुरू हो गई, 2 दिन में स्कूल ही नहीं गई। मैंने सोचा कोई बड़ा सा बहाना मार दूंगी कि आपको नहीं करना था। नहीं करना था। तो फिर बोला कि 6 बच्चों में से हम सिलेक्ट करेंगे कि किसको टूर्नामेंट में भेजना है। 6 के 6 बच्चों को दिया गया याद करने के लिए, घर के लिए। वो सब थे टॉपर, मैं थी एवरेज स्टूडेंट। तो मैं भी याद करके नहीं आई, क्योंकि मैं तो एवरेज स्टूडेंट हूँ और मैं तो सबसे शरारती हूँ, मैं तो स्कूल के हर पंगे में मैं आ गई हूँ। तो मैं याद करके नहीं गई। और अगले दिन सबने ना फराटेदार बोला स्टेज पे जाके, और मैं पढ़ के बोल रही हूँ। और मैं टीचर को सब तो याद ही नहीं किया, मेरे तो घर पे फंक्शन था। टीचर कहते तू पढ़ के बोल, और तू ही बोलेगी। अब मैं गई हूँ, मैंने जो पढ़ के बोला, उन्होंने वो बिना पढ़े बोला, मतलब याद करके। मेरे को बोला ये जाएगी टूर्नामेंट। बोला अच्छा, वो डन कर दिया। मैंने बोला क्या हो गया इनको। फिर मेरी क्लासेस करा दी गई बंद कि इसको याद कर, ये भाषण याद करो और ये तुमने देना है। अब मैं पूरा दिन बैठ के, मेरे क्लास में बच्चे सारे शरारतें कर रहे हैं, जिनका कि मैं इतना लीडर हुआ करती थी, और मैं बैठ के साइड में याद कर रही हूँ 7 पेज का भाषण। अच्छा। ऑल थैंक्स टू मैम रेनू कटोच, ओके। जिन्होंने देखा कि ये कर सकती है, बस इसका ध्यान रखना पड़ेगा, मुझे इसका ध्यान भटकने नहीं देना। सब कुछ हो गया, इतनी ज़बरदस्त प्रैक्टिस करवाई। घर पे जाके मेरे दादाजी मुझसे सुनते थे, मुझे बोला मिरर के सामने प्रैक्टिस करो। मैंने वो सब किया, एंड देन मैं गई, पहली बार जगतसुख में गई और ब्लॉक लेवल पे मैं जीत गई। मेरे स्कूल वालों को कॉन्फिडेंस हो गया, मुझे डिस्ट्रिक्ट में भेजा। अच्छा। डिस्ट्रिक्ट में उस साल क्या हो गया, मैं 3rd आई आनी में। ओके। उसका भी एक बहुत बड़ी स्टोरी थी, जो मैंने एक जगह पहले बोली भी थी कि मैंने वहाँ पे एक्टिंग कर दी थी कि मुझे पेन हो रहा है। मैं बहुत लाडली थी यार घर पे, तो मेरे को लगा है मेरे कोई दोस्त भी नहीं है, मैं कैसे रहूँगी यहाँ पे 2 दिन। तो मैंने बहाना मार दिया। उस टाइम मुझे कुछ मेडिकल कंडीशन थी, मेरे मेडिकल हिस्ट्री भी बहुत बुरी रही है मेरी, व्हेन आई वाज इन 9th और 10th। तो उसकी वजह से फिर काफ़ी कुछ हुआ ज़िंदगी में। तो मेरे को कंडीशन थी, तो मैंने रोना मचा दिया कि पापा को बुलाओ, मुझे दर्द हो रहा है। मुझे नहीं हो रहा था दर्द। अच्छा, यूं ही बोल दिया। पापा जलोड़ी जूत क्रॉस करके आए हैं रात को, आनी मेरे को लिया है, और फिर मैं जैसे गाड़ी में बैठी मैं सो गई। फिर पापा को लग गया पता है मकड़ी मारी है तगड़ी समझ गाड़ी। गए। और बाप तो बाप होता है। अगले दिन सुबह तैयार कराया, हाँ। चल फिर से दोबारा जलोड़ी जोत क्रॉस किया, और जाके मैंने भाषण दिया और मैं 3rd आई। पापा से जितनी वहाँ लड़कियाँ थी ना, उनमें से तू बेस्ट थी, बट आप 3rd आए हो, जो आपने कल रात को किया उसकी वजह से, तो ध्यान रखना। मेरे दिल को चुभ गई बात। मैंने बोला यार अब नहीं, अब तो पापा की बात आ रही है ना, तो बाप के लिए तो बेटी कुछ भी कर सकती है। मुझे लगा पापा के लिए कुछ भी। तो मैं आई, नेक्स्ट ईयर दोबारा गई, डिस्ट्रिक्ट में 1st आई, एंड फिर उसके बाद मैं गई स्टेट के लिए, एंड आई वॉन स्टेट में भी, हिमाचल में कुल्लू जीत गया। यस, देन वहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर वहाँ से मुझे लोकल चैनल के मेरे मामू मोहन कपूर जी, मेरे मामू जो अब तो नहीं रहे हैं, विजय ठाकुर जी, उनके वो दोस्त थे, तो हमारा फैमिली फ्रेंड का सर्कल था, जयचंद मामू। तो इन्होंने मुझे वहाँ पे देखा कि बोल रही है। तो उस टाइम ना नया चैनल था, अपना चैनल। उस टाइम पे कुछ भी नहीं होता था, पर वो एक चैनल था जो उन्होंने इतनी हिम्मत करके चलाया हुआ था। तो उनका वहाँ पे दिमाग चला कि हम इंटरव्यू लेते हैं। वो इंटरव्यू लेगा कौन? सिमरन को लाओ। अब सिमरन क्या इंटरव्यू लेगी? मैं थी 13 साल का बच्चा, मैं आ गई। तो मुझे याद आ रहा है, नीरू चांदी जी का पहला इंटरव्यू लिया। महान सिंगर। वो इतनी सुंदर बन के आई थी ना, आज भी याद है, लाहौली छोड़ू ऐसे मेकअप करके इतनी अच्छी। और मैं स्कूल का बच्चा नहा के बाल गीले में बैठ गई वहाँ जाके। और फिर मुझे बोला कि मैंने बोला पर मैंने बोलना क्या है? तो मुझे मामू ने बोला, जो मेरे मोहन कपूर मामू, बेटा मैं माइक कैमरा के पीछे से जो बोलूँगा तो बस वो बोलना है। ही वाज सेइंग आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? आपका सफ़र कैसे शुरू हुआ? ये था मेरा। एंड फिर कट, वो अपना आंसर देके, एंड मैं फिर उनकी तरफ देख रही हूँ और वो बोल रहे हैं अब पूछो कि आप जिंदगी के अगले पड़ाव में खुद को कहाँ देखते हैं? आप जिंदगी के पड़ाव में खुद को कहाँ
दिखती थी, आवाज भी नहीं निकल रही थी। एंड देन वो चलता रहा फिर वो मैं थोड़ी सी प्रोफेशनल हो गई धीरे-धीरे। हाँ मतलब मेरी शुरुआत कैमरा से हुई है, स्टेज पे नहीं गई हूँ मैं पहले। ओके, आप कैमरे के सामने पहले आए। पहले कैमरा के साथ दोस्ती हुई है मेरी। ओके। फिर उसके बाद मुझे भेजा गया स्टेज के ऊपर 26 जनवरी का बहुत बड़ा कार्यक्रम होता है पतलीकुल में, जिसमें बहुत लेडीज आती हैं। अच्छा। तो मुझे वहाँ बोला कि बेटा तुम एंकरिंग करो। मैंने बोला कि और क्या फटा फंसा दिया जिंदगी में। तो फिर मैं गई और फिर लोगों को अच्छा लगा। उस समय ज्योति राणा जी थी एसडीएम मनाली की। ओके, अच्छा। तो उनको किसी ने बताया कि सतीश सूद गुरु जी उनके कानों में बात डाली कि ऐसी ऐसी लड़की है, तो उसको जो है वो आप लोग एक बार सुने और देखें। ओके। तो मुझे बुलाया गया। तो मुझे लगा था कि उन्होंने मुझे बोला कि यहाँ पे झांकियाँ होती है ना, उन झांकियों में आपको कुछ काम देंगे अच्छा। कंडक्ट करने के लिए। सुंदरू प्रधान जी अपने यहाँ से बलजान से। तो मैंने बोला कि मुझे लगा कि ठीक है मुझे झांकियों में कुछ करना होगा, कुछ ठीक है जो भी है। तो पापा ने बोला चलो। पापा ने देखो इतना रखा कि मेरी चीज़ों को लाइटली नहीं लिया कभी। अगर मुझे कोई झांकी में भी करने के लिए बुला रहा है ना, कि पापा को भी पता नहीं था मेरी बेटी से क्या करवाएंगे, बट ही वॉज विद मी, चलो मैं लेके चलता हूँ। मेरे को सपोर्ट बहुत था। तो फिर मैं आई और मैंने झांकी वाला जैसे हो गया ना प्रोग्राम, मैं घर चल पड़ी। गुरुजी आए, सतीश सूद जी। अच्छा। गुरुजी तो मैं सूद साहब को ना मतलब शोशाने मनोरंगशाला है। तो बेटा कहाँ जा रहे हो? मैंने सर घर जा। घर क्यों जा रहे हो? स्टेज पे नहीं जाना। हाँ, अच्छा। वो शब्द आज भी मेरे यहाँ पे गूंजते हैं कि घर क्यों जा रहे हो? स्टेज पे नहीं जाना। और मैं ऐसी थी कि मैं कार्निवल की स्टेज पे क्या करूँगी जाके। और मैं बैक स्टेज गई, वहाँ पे और भी एंकर्स थे। आज बोलना अच्छा तो नहीं लग रहा, बट उस टाइम उन्होंने मुझे बहुत कोल्ड वाइब्स दी सबने। क्या ये बच्ची सी तो है, अभी आ जाएगी, क्या है मतलब। उनको बोला गुरुजी आए मेरे साथ, ही वाज मेरे यहाँ पे हाथ रखा था सतीश सूद जी। और उन्होंने बोला सर अब इसको भेजना, अब ये जाएगी। अच्छा। एंड मेरे को बहुत लाइटली लिया गया। शुरू में तो लेना ही था यार। हाँ, होता ही है। मैं बुरा नहीं मानती इस चीज़ को, पर एक बच्चे का हौसला भी बढ़ाया जा सकता था। आई जस्ट वांटेड टू से दैट, क्योंकि मैं उस सिर्फ 10th में थी। तो मैं आई एंड किसी ने मुझे बैक स्टेज बोला कि यहाँ पे तो लड़कियों को एंकर तो कोई वही नहीं होता, यहाँ तो बहुत शोर शराबा हो जाता है, उनको वापस भेज देते हैं, उनको तो बोलने ही कुछ नहीं देते, इतनी हुटिंग हो जाती है, ये हो जाता है। मैं और डर गई। मेरे दिमाग में एकदम क्या क्लिक किया कि ये मेरा मनाली है भाई, मैं इनकी लड़की हूँ। अगर मैंने इनको ये बता दिया ना पहली बार में कि मैं तुम्हारे से उठ के आई हूँ इधर, मैं कोई बाहर से नहीं लेके आई हूँ मुझे, तो ये मुझे अपना लेंगे। और मैंने जाते ही गाना गाया, ओ काला लाड़े उजिरे छे छे उधार बोला रोना के रांग बलिए। एंड दैट वाज द डे। अरे रे रे रे, वाह, और वाह, वाह। मुझे इतना प्यार दिया मनोरंगशाला ने, मेरे मनाली के लोगों ने, माता हडिम्बा ने, मनोऋषि ने ऐसा हाथ रखा कि उसके बाद फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कभी किसी को कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी। मेरे रास्ते खुद बनाए हैं मैंने सच में। मैं बोलती हूँ कोई बोलता है यार आपने क्या स्ट्रगल किया, मैंने बोला मैंने नहीं किया स्ट्रगल, किया भी होगा तो मुझे महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पापा हमेशा मेरे साथ थे, मम्मी हमेशा साथ थे, मेरी अपनी फैमिली का इतना सपोर्ट था, और मैं अच्छी नीयत से करती थी। इसी चुलबुले कोई ये नहीं किया, चापलूसी कर ली, मैं जो करने गई मैं वही करूँगी, आप उसी तरह से आगे गए। और मेरे को कभी फिर स्ट्रेस ही नहीं हुआ और फिर जिंदगी स्मूथ कटी। हाँ खट्टे मीठे एक्सपीरियंस होते हैं, पर थोड़ी देर आंसू आ गए तो आगे फोन छोड़ो, आगे चलो। नहीं चली होती आगे तो कैसे होता आज ही। आप मेरा इंटरव्यू क्यों ले रहे होते? अगर मैं उस दिन रुक गई होती, मैं अगर मैं ऑडियंस से मुझे आवाज आ रही है वहां से, लड़के चिल्ला रहे हैं आई लव यू, अगर मैं घबरा जाती तो मैं आधा पैसा थोड़ी ना होती। एक बार हुआ था तो मैं बहुत डर गई थी यार, क्या है यार ये क्या बोल रहे हैं सामने से। एक तो कार्निवल का स्टेज ऐसा है ना कि आपको एक एक शब्द सुनाई देता है सामने से। मुझे कहा यार ये क्या बोल रहे हैं, लड़के चिल्ला रहे हैं वहाँ। मैंने अच्छा। दूसरे दिन मैं ऐसी प्रिपेयर होके आई कि अब आई लव यू तो मैं जवाब तो दे के आऊंगी। एंड उसके बाद फिर कभी भी वो नहीं हुआ। उसके बाद तो इतना कार्निवल पे प्यार हो गया था कि जब मैं एंकरिंग का स्लॉट अपना खत्म करती थी, नेक्स्ट एंकर के आते ही लोग सिमरन सिमरन चलाना शुरू कर देते थे। तो मैं बस यही बोलती हूँ कि मनाली इमोशन है, मेरा घर है, इमोशन है, मेरा आधार है, और माता हडिम्बा है, महादेव है, तो सब है। मेरी जिंदगी में इन्हीं से सब कुछ है। मतलब बड़ी कमाल की जर्नी है आपकी। आपको मिलता गया, आप उसको लेते गए। हाँ, आई नेवर, आपने ये नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं करूँगी, लाइक। हाँ मैंने ऐसा कभी नहीं किया, लाइक यू नो कभी होता है कि आपको वहाँ पे क्या पैसे मिलते हैं, शुरू में कोई पैसे नहीं देता, क्योंकि आपको अपना नाम बनाना होता है।
मेरे पेरेंट्स का भी कोई प्रेशर नहीं था कि आप पैसे कमा के लाओ। पापा ने, मैंने पार्ट टाइम जॉब भी शुरू की कॉलेज में, मेरे पापा ने कभी मुझे 1 रुपये नहीं लिया। अच्छा। कि ठीक है, ये बच्चा क्या कमा रहा है बताओ। He never asked। ठीक है, तो तेरी मेहनत है ना, तुम करो। वो मेरा अपना जेस्चर होता था कि यार ठीक है, पापा की थोड़ी हेल्प कर देती, ये कर देती, वो कर देती। वो बेटियों में और लड़कों में होता है। लड़के भी चाहते हैं जिंदगी में यार जितनी जल्दी हो सके जिम्मेदारी उठा लो बाप की, बस वो होता है। तो वो सब बच्चों में होता है। तो बस ये था। फिर बाद में चलो आज तो मैं कहूँगी कि ये मेरे लिए आज इनकम का भी बहुत अच्छा सोर्स है। फाइनेंशियली भी बहुत स्टेबिलिटी है लाइफ में मेरे काम की वजह से। दैट्स ग्रेट। चलिए, ये तो हो गई आपकी एक आपकी होस्टिंग वाली बात, ठीक है। अभी आप इतने फेमस है तो कोई ज़रूरत भी नहीं है आपको ये सब चीज़ें मुझे बताने की कि आप कितने फेमस है। बट इसके साथ साथ आपने शुरुआत की एक गाने से। सोचिए, स्टेज पे आपने एक गाने से शुरुआत की। तो आपकी आवाज़ की क्या राज है? आप बचपन से गाती थी क्या गाना? अरे कभी नहीं गाती थी। इनफैक्ट मेरे पापा बहुत, मेरे हमारी जो फैमिली है ना, गुरुबेड़ू की फैमिली बोला सियासा है। गुरुबेड़ू मतलब गुर खानदान की अच्छा, फैमिली है मेरे मायके में। अच्छा। तो हमारी खानदान बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है खाने पीने और नाचने के लिए, ओह। गाने के लिए, पूरी खानदान। अच्छा। अगर ब्रांड में आप बोलोगे कि यार सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा मतलब ऐसे मनोरंजन रहे टाइप के, मतलब रौनकी से बंदे कौन सी, तो बनेंगे गुरुबेड़ू। अच्छा। तो वो वाला हिसाब था। फैमिली में दादाजी इतना अच्छा गाते थे। मेरे दादाजी एक बार कहते कोई टेप रिकॉर्डर ठीक कर रहे थे, तो उसके साथ उन्होंने अपनी वॉइस उसमें रिकॉर्ड की हुई थी। अच्छा। और एक बार वो कहीं भी बज रही थी और किसी ने अंदाजा नहीं लगाया था कि वो एक बड़े स्टूडियो में रिकॉर्डेड वॉइस है किसी बड़े सिंगर की। अच्छा, इतनी अच्छी तरीके से गाया। इतने अच्छा गाते थे दादाजी। फिर दादाजी से पास ऑन हुआ पापा के पास। क्या पापा भी गाते हैं? बहुत बढ़िया। Nice. अरे यार पापा तो, दादा तो बहुत अच्छा गाते हैं। फिर उससे पास ऑन हुआ मुझे। ओके। इवन मेरे दोनों जो चाचू हैं वो थोड़े शर्मीले हैं, इतने आउटस्पोकन नहीं है हमारी तरह, बट वो भी बहुत अच्छा गाते हैं। मेरी बुआ बहुत अच्छा, मतलब हमारे घर पे है ये ब्लड लाइन चल रही है हमारी। फिर उसके बाद मेरे पे जब बात आई तो एक पापा से ना मुझे, जब मैं बिल्कुल बची थी उस टीन एज पे, तो नहीं, टीन एज पे तो पापा मेरे दोस्त बन गए थे, बट ये होती है ना ये जहाँ पे थोड़ा माँ बाप का डर जरूरी होता है। वो एक जो एज होती है जहाँ पे कि आपको पता होना चाहिए अपनी लिमिट्स का थोड़ा, मतलब तो उस एज पे पापा हमारे ऊपर काफी ज्यादा ध्यान रखते थे। पापा से ज्यादा मेरे चाचा रखते थे, क्योंकि मेरे चाचू मेरे से ज्यादा बड़े नहीं थे इसमें। तो मेरे पापा ने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मुझे कहीं जाना है, अच्छा उनके साथ सुंदर को पूछ, महेंद्र को पूछ, चाचू को पूछा, बिकॉज उनको लगता था कि वो मेरी एज ग्रुप के, तो वो मेरे को ज्यादा अच्छे से जानते हैं सारे। तो हमारे घर पे ये माहौल था। मेरी हिम्मत नहीं होती थी पापा को बोलने की, पापा मैं गाना गाती हूँ। अच्छा। उस जमाने में फिर एक बार क्या हुआ, स्कूल में टूर्नामेंट था, स्कूल में मेरे को सुन लिया गाते हुए, और मेरे पापा को अपने कानों पे विश्वास नहीं हुआ कि मेरी बेटी गा रही है। अच्छा। मतलब वो पास ऑन हो गया, इसको भी मिल गया वो गाने वाली शफा। और वो फिर मैंने जब गाया तो पापा ने मुझे घर आके बोला, फिर रोज हारमोनियम निकलता था घर पे। अच्छा। फिर हम रोज गाते थे सारे। Okay. मेरे बर्थडे पे यार ये रिचुअल होता था कि मेरे चाचू ढोलक बजाएंगे, मेरे पापा हारमोनियम बजाएंगे और मैं गाऊंगी और डांस करूंगी। Nice. और अब मेरा भाई बहुत अच्छी ढोलक बजाता है, बहुत अच्छा तबला बजाता है, गाता भी बहुत अच्छा। nice, चल रहा है। nice, nice, nice. तो ये मेरे को, मैंने सीखा नहीं है, मुझे आज भी कोई स्केल मिलेगा मुझे पता नहीं है। नहीं तो गाते तो आप वैसे ही हो कि कोई एक सीखा हुआ कलाकार गाना, ऐसा लगता है। वो है ना, ये मैं एक्चुअली मेरा जो रियाज रहा है हमेशा, जो ये अपने पहाड़ी जो पुराने गाने होते हैं ना, हमारे कला लाड़ी मुझे विजय चाहिए, शाबाश शड़े रेरू नहीं किया, इन गानों में मेरी बड़ी वो थी, पकड़ अच्छी है ना, पकड़ अच्छी थी ना। तो यहाँ एक बार देखो हमारे गानों में जिनके सुर पक्के हो गए ना, फिर वो कहीं नहीं हार खाता। मुझे आज भी जरा भी नॉलेज नहीं है सच में, बट अपनी जनता को एंटरटेन कर सकूं, मैं खुश कर सकूं, इतना सा मुझे आता है, इतना सा, उससे ज्यादा नहीं। क्योंकि ये तो बहुत वास्ट है ना यार, इतना तो मतलब इतने गुरुजन मिलते हैं मुझे, फिर लगता है हम कहाँ स्टैंड करते हैं, बट मेरी जनता खुश हो जाती है ना, मेरे को उसमें खुशी है। मैंने बोला ना मैं इतनी एम्बिशियस नहीं हूँ। पर सबको खुश कर देते हो आप। हाँ मतलब ठीक है। इधर देखो सबके चेहरे पे स्माइल, दोनों के चेहरे पे स्माइल लगी है। हाँ बेचारा, उसको आपने इतना खुश कर दिया, अभी स्माइल कर रहा है, खुश है अभी, मजा आ रहा है। ओके, जर्नी बड़ी अच्छी रही वैसे आपकी, कमाल की रही है। मेरी कजन है कंचन, वो मेरे लिए मेरी सगी बहन से भी ज्यादा है, बिकॉज मैं एक अकेली बहन हूँ। मेरा मतलब एक भाई है छोटा, तो भाई और मेरे बीच में काफी डिफरेंस है, क्योंकि बीच में हमारी एक सिस्टर थी जो मतलब पैदा होते ही शी वाज नहीं रह पाई थी वो, तो फिर तो हमारा डिफरेंस थोड़ा ज्यादा। मेरा भाई काफी टाइम तक, आज तो वो मेरा सबसे अच्छा कंपेनियन है मेरा भाई, बट काफी टाइम तक मैं अकेली थी। तो मेरी मासी की बेटी है, गाँव में मेरी मासी है, तो उनकी बेटी है कंचन, तो वी आर लाइक वेरी क्लोज। तो वो हमेशा एक ही चीज़ बोलती है, वो मेरी लाइफ में बहुत बड़ा पॉजिटिव पिलर है।
तो वो मेरे को हमेशा बोलती थी कि दीदी तेरे को पता है मैं तो ब्लेस्ड है, तो क्यों टेंशन ले रही है। मैं कोई छोटी सी कोई गड़बड़ हो जाए ना, किसी स्टेज पे जाने से पहले घबराती थी ना, अरे पता तो है तू ब्लेस्ड है, तू क्यों टेंशन ले रही है। मतलब मैं कभी भी आज भी बहुत लो फील करती हूँ, मैं उसको याद करती हूँ, हाँ ठीक है तूने ऐसा बोला था। उनकी बातों को याद करते हो। एंड आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो मेरे साथ हमेशा खड़ी रहती है, हमेशा अभी भी। लाइक बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अपने माँ बाप के लिए शादी के बाद नहीं कर पाती हूँ, वहाँ खड़ी नहीं हो पाती हूँ, तो वो अपने मासी के घर में भी बेटी की तरह खड़ी हो जाती है। एंड दैट इज ओके, फैमिली बॉन्डिंग बहुत है आप में। बहुत ज्यादा भाई, मेरे कजन है, हम आतंकवादी हैं, हम भाई हम वैसे वाले आतंकवादी हैं, सॉरी। तो हम 18-19 कजन हैं। हाँ अच्छा, बिग बिग फैमिली। हमारे में सबसे बड़ा पता कौन है? शंख बैंड के राज सोनी। राज भाई? हाँ हम कजिन्स हैं। ऐसा है? वो मेरी बड़ी मम्मा के बेटे हैं। ओके, ये आप समझ सकते हैं हम कितने टैलेंटेड हैं, you know? हाँ भैया, राज की सिस्टर या फिर तो जाहिर सी बात है। हाँ, तो वो फिर कमाल की सिंगर है वैसे। वो हमारे Okay. सेनापति हैं। अच्छा, हमारे वानर सेना के, वो लीड करते हैं आपको। वो वानर सेना के सेनापति हैं। तो हम कजिन्स वी आर क्रेजी, किसको बोलते हैं। हाँ। मतलब हम किसी घर के फंक्शन में होंगे ना, तो फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस को जो है वो स्टैंड बाय रखना चाहिए। अच्छा। क्योंकि हम इतने क्रेजी हैं। और ये जो है ना मेरे कजिन, ये मेरा कंफर्ट जोन है। आई लव देम। मतलब मैं जिंदगी में कहीं भी स्ट्रेस में एक 5 मिनट की चिट चैट मेरे कजिन्स के साथ, और मेरी जिंदगी खुशहाल। एकदम मस्त। सोचो मैं इतनी फनी हूँ, हम्म। वहां कोई भी ऐसा नहीं है जो कि फनी नहीं है। अच्छा। वहां पे हम इतना हंसते हैं, इतना हंसते हैं। और हमारा जो बॉन्ड है ना, क्योंकि हमारे पेरेंट्स का बॉन्ड बहुत अच्छा है। वी नेवर हर्ड बिचिंग अबाउट मामा मासी एंड एवरीवन। वहां पे बहुत बड़ा सर्कल है हमारा, उनका आपस में बॉन्ड बहुत, दे केयर फॉर ईच अदर, हमारे मामा मासी एवरीवन। दैट्स व्हाई हम भी एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, तो हमारा बहुत प्यार है। और जो मेरी घर वाली फैमिली है, वहां पे तो मैं सबसे बड़ी हूँ। मेरे चाचू की तो अभी बेटी 1 साल की भी नहीं हुई है। तो अच्छा। मेरे को घर वाली तरफ में काफी चिल माहौल है। वहाँ पे मेरे बस 3 भाई हैं, छोटे छोटे चाचा के बच्चे, और एक मेरी चाचू की अभी भी बेटी हुई है। तो फिर उस साइड भाई बहन बहुत ज्यादा है। इधर मैं सबसे बड़ी हूँ और बाकी छोटे छोटे। अच्छा। बाकी अभी ससुराल में तो मेरी 2 ननद हैं। मेरी फैमिली बहुत चिल है इधर भी। मैंने बोला ना, आई एम ब्लेस्ड, टच वुड। अच्छा भाई, देखिए जो भी शादीशुदा लोग हैं जिन्होंने नई नई शादी की है, उनके बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं, उन्हें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, ऐसा वो कहते हैं। मैक्सिमम जो मेरे पास ऐसी बातें पहुंचती है ना, खासकर जब लड़की शादी करके जाती है दूसरे घर पे, तो उनको लगता है अरे शादी करनी ही नहीं चाहिए थी, हम वहीं पे ठीक थे। ऐसा बहुत होता है, राइट? तो एक बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है। आई थिंक जैसे आप वहाँ से यहाँ आए, कुछ ना कुछ चेंज तो होता ही फैमिली में, बहुत चेंज होता चीज़ें है, अलग रहती है ना, मतलब अपसाइड डाउन हो जाती है लड़की की लाइफ। तो एक बैलेंस बनाना भी ज़रूरी होता है, राइट? हाँ। आपने बनाया वो। तो ये जो लोग हैं कुछ एक जो इतना नेगेटिव हो जाते हैं, उनको थोड़ा सा बताओ ना कि पॉजिटिव कैसे रहना है, फैमिली को कैसे मैनेज करते हैं, थोड़ा सा अगर बता दें तो बड़ा अच्छा होगा। यार देखो, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, जो नए रिश्ते होते हैं ना, नए कपड़ों की तरह होते हैं। पहनो तो चुभते हैं पहली बार, बट उसके बाद जब आप उनको पहनते हो, आपको लगता है कि यार पहन के तो मैं जच रही हूँ। फिर आपको लगता है ये कलर तो मुझ पे सूट करता है। फिर आपको कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं, वाह क्या कपड़े पहने हैं आपने। फिर आपको वो अच्छे लगने लग जाते हैं। बट वो जो चुभन से उस कंफर्ट के बीच का जो सफर है ना, वो तय करना जरूरी है। आसान भी नहीं होता और मुश्किल भी नहीं होता। मेन क्या चीज होती है ना भाई, लड़कियां अपने को एक पक्का घड़ा बनाकर जब आती है ना कि यार मेरा तो ये स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है, मैं इससे इधर नहीं जाऊंगी उधर नहीं जाऊंगी। स्ट्रॉन्ग ओपिनियन वाली लड़की होना और एक ऐसी लड़की होना जो किसी और की सुनती ही नहीं, एक बहुत फाइन लाइन होती है इसके बीच में, जो कि पता होनी चाहिए हमें। यार हम नई जगह पे आए हैं, ऑब्वियसली वो लोग भी एडजस्ट करते हैं, बट हमें दिखता नहीं है ना। वो फैमिली भी तो एडजस्ट कर रही है, उनके घर में एक नया इंसान आया है। देखिए होती हैं बहुत सारी फैमिलियाँ जो सच में ही टॉक्सिक होती हैं, उनका फिर आप अपने हिसाब से सिचुएशन होती है। बट टचवुड मेरे केस में मेरे को बहुत अच्छी फैमिली मिली है, जहाँ पे शुरू में मुझे भी, मैं तो डिफरेंट कल्चर से थी, इज फ्रॉम हमीरपुर और मनाली वाली, तो हमारा तो अपसाइड डाउन इतना डिफरेंस था। शुरू में मुझे भी बहुत प्रॉब्लम्स आई, बट फिर मेरा हमसफ़र भी ऐसा था कि जिसने मुझे बोला कि नहीं हो जाएगा हो जाएगा। और फिर मैंने अपने अंदर भी ये किया कि नहीं यार, मैं जिससे प्यार करती हूँ ना, वो जिससे प्यार करता है उससे प्यार करना भी ज़रूरी है। वाह, तभी तो सब ठीक रहेगा ना, मतलब तभी तो सब ठीक रहेगा ना। अगर मेरा सिर्फ सेल्फ सेंटर्ड मेरे पति के ऊपर है, मेरा पति मेरा बच्चा, मेरा पति मेरा बच्चा, नहीं भाई। मैंने अपने
जो मम्मी डैडी है मेरे यहाँ पे, उनको दिल से अपनाया है, उन्होंने भी मुझे दिल से अपनाया है, तभी तो मेरे काम को इतना सपोर्ट करते हैं। माई मदर इन लॉ इज अ शुगर पेशेंट, डैड भी हमारे घर का जो काम है, हमारा जो ओरिजिनल सारा बिजनेस है, शेटरिंग का बिजनेस, डैड वो खुद देखने की ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं ताकि बच्चे अपने कामों के लिए फ्री रहें, क्योंकि उनको भी ये दिखता है कि ये भी हमारी केयर करते हैं और हमें भी दिखता है कि ये भी हमारी केयर करते हैं। मैं आपको टचवुड बोलती हूँ कि मेरी इन-लॉज की फैमिली वेरी वेल टू डू, मतलब आप ऐसा लेके चलिए कि ब्रेड एंड बटर की कोई इशू नहीं है। वी आर प्रिविलेज्ड बिकॉज हमारे माँ बाप ने बहुत मेहनत करी हुई है, उन्होंने हमारे लिए बहुत किया हुआ है, बट फिर भी वो कदर करते हैं कि हमारे बच्चों के भी अपने कुछ सपने हैं। और वो जो बॉन्ड मैंने उनके साथ बनाया है, मैं हमेशा बोलती हूँ अपने, मैं सिर्फ इन लॉज की बात नहीं कर रही गर्ल्स, अपने पेरेंट्स को भी अगर बोलते हैं ना, बहुत सारी लड़कियाँ दीदी हमें घर से सपोर्ट नहीं करते, पहले ट्रस्ट जीतना पड़ता है, दूसरों के माँ बाप का नहीं, अपने माँ बाप का भी ट्रस्ट जीतना पड़ता है। पहले छोटे में कुछ ऐसा करके दिखाओ कि उनको लगे कि साथ देना बच्चे का। मेरे पास कोई बड़ी फैसिलिटीज नहीं थी, पापा ने जब देखा कि मेरा बच्चा अच्छा कर रहा है, यार स्टेज पे बोलना आसान काम नहीं है, उनको लगता था, और मेरी बेटी अच्छे से बोल रही है। और उस ज़माने में 2014 में बॉम्बे से एक आई थी डॉक्यूमेंट्री मेरे पास, लेट्स गो करके, कैनवस क्रिएशन, पराग जी थे उसके जो थे, तो उन्होंने यहाँ पे एक लड़की को ढूंढा कि एंकर लिंक के लिए, तो वो मैं थी। एंड देन ही सेड मेरे पापा को कि ये बच्ची यहाँ पे रहना डिजर्व नहीं करती, इसे आप बॉम्बे भेजो। तो मेरे पापा सेड नहीं, बॉम्बे में नहीं भेजने वाला, अभी मेरा बच्चा नादान है, ये सोच समझ वाला हो जाए फिर मैं इसको कहीं नहीं रोकता, मैं खुद जाऊंगा साथ। एंड वो चीज़ थी, क्योंकि मैंने छोटी छोटी चीज़ों में खुद को प्रूव किया ना अपने पापा के सामने कि पापा आई कैन, मैं कर सकती हूँ, आई कैन डू इट, और पापा को ट्रस्ट हुआ। और एक सबसे बड़ी बात होती है ना यार, अपने पेरेंट्स का जब एक बार भरोसा जीत लिया ना, और फिर माँ बाप जब साथ चलने लगेंगे ना, फिर तो स्ट्रगल रहता ही नहीं है, बिल्कुल फिर नहीं रहता स्ट्रगल, फिर जिंदगी बहुत। और मैं इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मानती हूँ कि पेरेंट्स का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। और जो इन लॉज की जहाँ तक बात है, देखिए सिचुएशन सबकी अपनी अपनी होती हैं, सबको अच्छे लोग नहीं मिलते रुपेन, ये भी बहुत बड़ी बात होती है, कईयों को अच्छे लोग नहीं मिलते, वो सब किस्मत की बात है। बट जहाँ पे आपको गुंजाइश लगती है ना कि यहाँ पे मैं कर सकती हूँ, वहाँ पे रुकना मत यार, हिम्मत मत हारना। कई बार क्या होता है कि हम लोग समझ ही नहीं पाते एक दूसरे को कि व्हाट इज हैपनिंग, ये मुझसे क्या चाहते हैं, और वो भी नहीं समझ पाते कि ये कर क्या रही है, तो टाइम लगता है। दोस्ती करने की कोशिश करो एक। और मेरे को तो टचवुड मेरी 2 ननद हैं, उन्होंने बहुत इसमें हेल्प करी है मेरी, बिकॉज स्टार्टिंग में जब मेरी शादी हुई थी मुझे नहीं, कुछ चीज़ें नहीं पता चलती थी, दे ऑलवेज स्टूड मेरे को, मैं वो हमेशा साथ मेरी खड़ी थी। आप यकीन करो कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार मेरे घर पे जो मेरे हाथ से खीर बनी है, उसमें मेरी ननद ने मुझे कहा था भाभी सिर्फ हाथ लगाओ मैं कर लूँगी। अच्छा, ओके। एंड देन मैंने हाथ लगाया, और फिर जब तारीफ हो रही थी एंड शी वाज फ्लॉन्टिंग, मेरी भाभी मेरी भाभी, और मुझे ऐसा लगा, क्या बोल रही है बहन। ओके, तो आई एम ब्लेस्ड बस। ओके। अच्छा, मैं ना थोड़ा सा ऐसा ना लगे और लोगों को कि मैं एकदम एक तरफा हो रहा हूँ। एक लड़की के लिए तो बोल दिया, बट जैसे कि आपने कहा कि एक लड़का है, उसकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज बन जाती है, राइट। एक दूसरे घर की लड़की आपके घर पे आ रही है, तो आपको कैसे पेश आना है, आपको क्या करना है उसके लिए बस आपके मुंह से मैं सुनना चाहता हूँ। ओके, तो इसका जवाब देखिए, ऐसे तो एक लड़का बहुत बेहतर से दे सकता है, बट मैं जहाँ तक मानती हूँ ना, इसमें भी एक लड़की का ही सबसे बड़ा रोल होता है। Okay. और वो कैसे, मैं आपको बताती हूँ। हाँ, exactly. एक लड़की हमेशा ये चाहती है कि यार मेरी शादी हो गई ना, तो मेरा पति मुझे सबसे ऊपर रखे, मतलब मेरे 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 बारे में सोचे, मतलब मैं उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, पर ऐसा नहीं होता, ऐसा होना भी नहीं चाहिए। पेरेंट्स, वाइफ, वो एक कॉलम में आते ही नहीं है, दे आर 2 डिफरेंट कॉलम्स, प्रायोरिटी के ही डिफरेंट कॉलम्स। वाइफ इज इम्पॉर्टेंट, बहुत सारी चीज़ों में वाइफ इज इम्पॉर्टेंट और होनी भी चाहिए, वो डिजर्व करती है। और जो पेरेंट्स का कॉलम है ना, उसमें ऊपर उनके ऊपर जगह ही कोई नहीं है लिखने के लिए कुछ भी। वो एक लड़की को समझना चाहिए कि लड़के पे इस तरह का कोई प्रेशर ना बने, क्योंकि मैंने कहा कि वो कॉलम ही अलग है। ऐसा नहीं कि यार नंबर ये इधर आपके मम्मी डैडी, इसके ऊपर मेरा नाम लिख दो, इस कॉलम में मैं नंबरिंग कुछ नहीं कर सकते आप, नहीं कर सकते। वो कॉलम भाई कॉलम नहीं है, वो जिंदगी है, आप हो। बट यार लड़के को प्रेशर नहीं देना। हो जाता है कई बार घर पे हजारों चीज़ें होती हैं, ऐसा तो है, बर्तन होते हैं तो खटकते तो हैं, और उस पॉइंट पे थोड़ा सा अगर उस हीट ऑफ द मोमेंट में ठंडे हो गए ना, फिर सब ठीक रहता है। और लड़कों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं ये बात बोलती हूँ, हम लड़कियाँ तो अपना रोना रो लेती हैं, लड़के नहीं रोते अपना रोना,
कि यार मेरे साथ तो ये हो गया वो हो गया, पर यार बराबर उनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ठीकरा फूटता है, और ऐसा फूटता है कि उनकी भी ज़िंदगी बदल जाती है। मैं अपने पति को देखती हूँ ना, कभी मैं बोलती हूँ यार तुम तो बिल्कुल भी वैसे नहीं रहे जैसे थे, तो बोलते यार ज़िंदगी भी तो वैसी नहीं है ना जैसी थी, अब मैं कुछ और सोचता हूँ कि अब मैं पीछे का नहीं सोच रहा, मैं सोच कि मुझे क्या करना है, मम्मी डैडी के लिए क्या करना है, तेरे लिए क्या करना है, अपनी बहनों के लिए क्या करना है, अपने आसपास जितने हमारे पॉजिटिव अपना जो सर्कल है उनके लिए क्या करना है। तो थोड़ा दौड़ना पड़ता है और थोड़ा बदलना पड़ता है, और एक इंसान से अगर यही सोचोगे ना कि वैसा का वैसा ही रहे, ये ना बदले, तो ये नहीं हो सकता। थोड़ा तो मैं भी बदली हूँ, थोड़ा वो भी बदले हैं, वक्त के साथ थोड़ा और बदलेंगे, बस समझते जाएंगे, एक दूसरे को कट जाएगा सफर। कितना आसानी से आपने समझा दिया ना। ओह माय गॉड, नहीं, मेरे पति ये seriously। सुनेंगे, मेरे पति बोलेंगे यार इतनी समझदार है तो मुझे तंग क्यों करती है तू? वो तो नहीं पति पत्नी की हाँ, आपस वो की तो थोड़ी बात ना, वो है, तो नोक-झोंक है। मैं बहुत मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने इतना इजीली ये चीज़ बोला। मुझे लगा शायद आप, हो सकता है ना, मुझे नहीं समझ आता क्या बोल रहे हैं, बट आपने इतना इजीली बोला ये मैं चीज़। एंकर हूँ ना। हाँ, आदत है आपको फिर। अब अगर मुझे ही अपनी बात समझानी नहीं आई तो लानत है मेरे ऊपर। ओके, क्या कभी ऐसा हुआ है कि आपको कोई चीज़ सामने बतानी हो, जैसे मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा, इस तरह पूछा हो और आप उस चीज़ को अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए, कभी ऐसी सिचुएशन हो सकती है? होती है ना, इंसान ही है भाई, एंकर बाद में पहले तो इंसान है, होता है ऐसा। होता है। लाइक ये कब होता है मैं बताऊँ? हाँ। मैं जितनी बार स्टेज पे जाती हूँ ना, स्टार्टिंग की जो फर्स्ट 2 अनाउंसमेंट होती है उसमें मैं कनेक्ट ही नहीं कर पाती ऑडियंस के साथ। वो मेरा अभी जयंत के साथ, जयंत टचवुड हाँ जी, हाँ जी, हाँ। मेरे को बेस्ट एंकर लगते हैं। ओके। तो हमारे तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन हमारा चलता है। तो मैं जयंत, हम दोनों यही बात कर रहे थे, मैंने यार पहली 2 अनाउंसमेंट में ना कभी भी ना सीन गड़बड़ हो जाता है, हम जो बोलना चाहते हैं ना वो बोल ही नहीं पाते, और उसके बाद फिर हमें कोई रोक नहीं पाता। मतलब थोड़ा सा ये मोमेंट होता है। ढूंढने में टाइम लगता है। पहले होता है, और पता है क्या होता है, जज पहली बार में ना किसी को जज नहीं करना चाहिए। लाइक 1 या 2 बार कोई स्टेज पे आ गया और उसको जल्दी से बंदे जज कर लेते हैं। नहीं यार, वो कनेक्ट करने में, फ्लो करने में टाइम लगता है। हमें इतना टाइम हो गया करने में, बट स्टिल हम बात करते हैं मैं और जयंत की, लगता है इस चीज में टाइम, आज भी हमें टाइम लगता है। मेरे को तो इक्वली नर्वसनेस भी होती है आज भी, पहली बार की तरह। पर अगर वो जिस दिन वो चली गई ना मेरी, उस दिन मेरा काम भी गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए मैं उस नर्वसनेस को पॉजिटिव मानती हूँ कि वो होनी चाहिए, वो डर होना चाहिए। ओवर कॉन्फिडेंस और ना कॉन्फिडेंस में यार बड़ी फाइन लाइन होती है, जो आजकल सब लोग भूल गए हैं। जितने भी आर्टिस्ट हैं ना, टचवुड जमीन से जुड़े हुए आर्टिस्ट जो हैं, उनकी तो मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। बट अब मैं थोड़ा कड़वा बोलने वाली हूँ। प्लीज। कुछ आर्टिस्ट ऐसे भी हैं हमारी इंडस्ट्री में ना, जिनको कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस के बीच की फाइन लाइन ना वो दिखती ही दिखती नहीं है। वो मतलब इतना बड़ा हो चुका है वो ईगो कि यार हम। अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता यार। आज आप जनता को पसंद आ रहे हो ना, अगर ऐसी हरकतें रही तो फिर ज़्यादा दिन नहीं होते। क्योंकि मैंने पहले कहा था, इन लोगों की लाइफ बहुत कम होती है। मैं ये नहीं बोल रही कि मेरा दौर तो हमेशा रहेगा जी, सिमरन कल भी थी आज भी है, कल भी रहेगी ना, कल नहीं रहेगी, क्योंकि मैं करूँगी ही नहीं। देखो पहले सिमरन कोई और थी, आज की सिमरन मैं कोई और है, और कल परसों सिमरन कोई और आएगी, एंड टचवुड और अच्छी आए। जो मनाली में, जो कुल्लू में जो लड़कियों का, मुझे पता है क्या बोलते थे, मुझे आज भी जो लोग आते हैं ना बोलते हैं आप गलत जगह पैदा हो गए मैडम, आप डिजर्व नहीं करते। नहीं, मैं मनाली को डिजर्व करती हूँ, मनाली मुझे डिजर्व करती है, मनाली मेरा है और मैं मनाली की हूँ। तो ये मत बोलना दोबारा, मेरा तो सब कुछ यहीं से। बट उनको लगता है कि सबसे बड़ा सवाल लोगों को रहता है, सिमरन आप इतने कम स्टेजेस क्यों करते हो, अच्छा क्यों नहीं आप अपना हर। मैंने बोला नहीं हो सकता ये, एक तो सिस्टम बहुत गलत हो गया है, हर जगह 7 एंकर्स हो रहे हैं। पहले होता था हमारा जो इनिशियल टाइम था, 2 एंकर हैं, हमारे को अच्छे पैसे भी मिल रहे हैं क्लियरली, हमारा काम भी अच्छा हो रहा है, जनता भी खुश हो रही है, कंफ्यूजन भी कोई नहीं है। अब आप एक इवेंट में आप 8 एंकर लगा दोगे तो क्या वहाँ बेड़ा गर्क नहीं होगा? बिल्कुल। 4 अनाउंसमेंट्स में क्या कनेक्शन बनेगा आपका? और आपको फिर बोला जाता है जी हाँ तो 7 एंकर थे मैडम, इतने ही पैसे आपको दे पाएंगे। फिर मैं बोलती हूँ देखो सर, बात पैसों की नहीं है, जहाँ जा रही हूँ वहाँ मेरे को दिल से काम करने का मजा भी तो आना चाहिए। बिल्कुल। अब वो स्लॉट ऐसे होंगे जी, आधा घंटा आप आधे घंटे के लिए। यार एक तो सबसे पहली बात, मैं अपने बेबी को नहीं सफ़र करा सकती, वो आधे घंटे के लिए नहीं। कहीं अच्छा काम है तो थोड़ी सी हिम्मत करके मैं कर लेती हूँ, घर पे भी बात कर लेती हूँ कि ये वाला काम मैं कर लूँगी। बट जो ये वाले काम होते हैं कि जी आप बस आओ मगर इतना ही होगा या ये होगा, तो ये नहीं होगा। और मेरे को आज तक आप पेन पेपर पे किसी से लिखवा लो, मैंने कभी किसी मेले में अपनी सिफारिश नहीं लगवाई। मैं वहीं गई हूँ जहाँ मुझे बुलाया है।
सामने से आपको पता है मैं कुल्लू दशहरा नहीं किया था, मैं इतना एरिया में करती थी, पर मैं कुल्लू दशहरा कब करती थी? लास्ट ईयर किया मैंने। उससे पहले आपने नहीं किया? उससे पहले मेरे मेरे को मतलब किया है, वो स्लॉट वाला सिस्टम किया था 1-2 बार। अच्छा। उससे मेरे को अच्छा नहीं लगा था, बिकॉज एक बार स्टेज पे सरला चंब्याल जी गाना गा रही थी। सरला चंब्याल जी जो अच्छा। हमारी रेडियो आर्टिस्ट रही हैं, जिन्होंने गाया है ठीक मेहरामा पटवारिया बंदोबस्ता लगा, एंड शी वाज सिंगिंग। और मैं ठहरी कला प्रेमी, और खासकर जब अपने ऐसे सिंगर आएंगे तो किसका दिल नहीं करेगा। वो गा रही थी एंड सडनली पीछे से मेरे पास एक अधिकारी आते हैं, उतारो इनको। हाँ। अगर आपने इनको 10 सेकंड और गाने दिया तो आपको एक पैसा नहीं। मैंने सर अपना पैसा अपने पास रखो, और मैं चली गई वहां से। उसके बाद 3 साल तक मैं दशहरे की कला केंद्र में कदम नहीं रखा। आई फेल्ट सो बैड फॉर हर कि वो ये डिजर्व तो नहीं करती ना। बिल्कुल भी नहीं। या तो आप लोगों की जो ये सिस्टम बना होता है, आप लोग गलत लोगों को बिठाते हो, आपको नहीं पता है कि इसको कब लेके आना है। या तो आप उनको बताओ, वो बहुत ओल्ड एज थी, उनको तो समझ में भी नहीं आया उनके साथ क्या हुआ। एंड आई फेल्ट सो बैड, मेरे को इतना बुरा लगा, मैं रोते रोते वहाँ से चली गई। एंड देखो ये मेरे कुल्लू की बात है, अगर मुझे करना होता, मेरे इतने कॉन्टैक्ट्स थे कि मैं बहुत सालों से दशहरा कर रही होती, बट मैंने नहीं किया, क्योंकि मुझे हुआ वो चीज़ मेरे साथ कि वहाँ पे इतनी बेइज्जती हुई, और मेरे से सहन नहीं हुई उनकी बेइज्जती, और मैं वहाँ छोड़ दिया। 3 साल बाद क्या होता है, गुरुदेव धर्मेंद्र शर्मा जी जो कि हमारे लेजेंड है अपने, गुरुजी ने बोला कि बेटा दशहरा ऐसे वैसे। तो मैंने बोला गुरुजी मैं वो नहीं करूँगी, कला केंद्र नहीं करूँगी, आप मेरे को बोलो प्राइड ऑफ कुल्लू में आ जाते। तो मैं वहाँ रथ मैदान में मैं एंकरिंग करती थी, वहाँ पे लोगों के साथ बात करती थी, जो मेरे को पसंद था। बिकॉज मैं काम पैसे के लिए तो बिल्कुल नहीं करती, मैं काम करती हूँ अपने लिए, जो कि मुझे अच्छा लगता है बस। तो वहाँ मैंने 4 साल किया, फिर उसके बाद उस तरफ मैंने नहीं किया था बिकॉज ऑफ सम। तो पिछली साल क्या हुआ कि पिछली साल एमएलए सुंदर सिंह ठाकुर जी का मुझे खुद फ़ोन आता है कि बेटा मैं इस बार कोई भी लैंग्वेज को थोड़ा वो प्रमोट करना चाहता हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि आप आए मेन स्ट्रीम में एंकरिंग करें। बस वो उतनी ही देर थी, बिकॉज उन्होंने बोला कि मुझे अपने लोगों को बात समझानी है अपने तरीके से, वो आपसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। मुझे वो बात उनकी बहुत अच्छी लगी। मैंने बोला सर आपने बोला आपको मैं इस लायक लगी, आई एम कमिंग। एंड आई वॉज द वन जिसको दशहरे में 5 दिन मैं कला केंद्र में थी और 2 दिन मेरी ड्यूटी बाहर लगी थी। तो सबसे बिजी शेड्यूल मुझे दिया गया था इस बार एंकरिंग का। आई एम सो ग्रेटफुल टू भगवान रघुनाथ, टू एवरीवन जिन्होंने मुझे वहाँ पे इतना प्यार दिया। और देखिए ये बातें ना बहुत कम लोगों को पता होती हैं कि मैं इतने साल से क्यों नहीं कर रही थी, अरे क्या होता है। तो बहुत गेम है, पर यही है कि मैं ज़्यादा परवाह नहीं करती जो मुझे, क्योंकि मेरी किस्मत का हुआ है ना, मुझसे कोई छीन नहीं सकता और मुझे मिल ही रहा है कहीं ना कहीं से, तो फिर इतना टेंशन नहीं। अपनी डोर किसी और के हाथ में नहीं देनी ऐसे। हाँ नहीं देनी। अगर मैंने आज किसी से फेवर ले लिया, कल को मुझे कुछ फेवर देना पड़ेगा तो नहीं देना ना, किसी को देना ही नहीं फेवर, ना लेना किसी से। ये बात बड़ी अच्छी लगी मुझे। एक्चुअली सारी बातें आपकी अच्छी लग रही है मुझे यार देखो, उनमें से ये भी एक चीज है। हाँ अभी हिमाचल है, ठीक है, हिमाचल में हमारी आबादी इतनी ज़्यादा है। अब मेरे और एंकर्स हैं, उनको जानते होंगे 12-15 लाख लोग, मुझे जानते होंगे 12-15 हज़ार, पर मेरी क्वालिटी ऑडियंस है। मैं क्वांटिटी में नहीं, क्वालिटी पे विश्वास रखती हूँ, इसलिए आई एम हैप्पी वेयर आई एम। सबसे बड़ी बात वही है ना, खुशी होनी चाहिए, हैप्पीनेस हमारे अंदर होनी चाहिए। ना वही है नहीं। मुझे सब बोलते हैं यार तेरे में इतना कैलिबर होने के बाद भी तू करती क्या है यार, तू क्यों नहीं करती? मैं बोलती मैं जो करना है पर वैसे ही नहीं करना है ना, जैसे वो करवाएंगे मुझसे। काम तो अपनी शर्तों पे होगा, वरना नहीं होगा। पॉइंट है। इससे मुझे एक ध्यान आया जो आपने एक बात कही कि आर्टिस्ट को, जैसे आपने सरला जी की बात की कि आप एक आर्टिस्ट को बुला रहे हो परफॉर्म करने के लिए और आप उसको एक सही टाइम नहीं दे पा रहे हो, ये चीज बहुत ही गलत है मेरे हिसाब से। बहुत गलत है यही तो। और सब बातें बाद में एंकर के ऊपर आ जाती है कि एंकर ने म्यूजिक, आपने देखा पीछे कंट्रोवर्सी हुई थी, जो मिंजर से कंट्रोवर्सी उठी थी, जो हमारे एक एंकर हैं, काफ़ी सीनियर एंकर हैं और काफ़ी अच्छे एंकर हैं, उनके ऊपर कंट्रोवर्सी करती थी कि जी उसने तो हमारा म्यूजिक बंद करा दिया। देखिए मैं जानती हूँ कि कुछ लोगों के पर्सनल इंटेंशंस भी होते होंगे, मैं सब एंकर्स को फेवर नहीं कर रही हूँ इस टाइम पे, क्योंकि मैंने सच में ठेकेदारी नहीं ली हुई है किसी की मैं यहाँ पे कोई आर्मी चला रही हूँ। कुछ लोगों ने नहीं आपके साथ अच्छा बिहेव किया होगा, बट मैं अपनी बात बताती हूँ कि हमारे पास लिस्ट में 30 सिंगर्स हैं,
30 सिंगर्स को लॉट वो है टाइम 5-5 मिनट, बट उसके ऊपर फिर इतने ज्यादा फोन आते हैं लोगों के। मैं इसमें जो फोन कर रहे हैं ना उनको गलत नहीं, जो करवा रहे हैं उनको गलत मानती हूँ। वही सिंगर जो अपना नाम जबरदस्ती वहां लगवाते हैं, आपकी वजह से डिजर्विंग लोगों का सिस्टम खत्म हो जा रहा है। आपकी वजह से डिजर्विंग लोग 1 मिनट गा के नाराज होके चले जा रहे हैं। नाराज किससे हो रहे हैं? हमसे, क्योंकि टाइम किसको मैनेज करना है? गोली किसके मतलब बज रही है? हमें। तो ये फोन करने वालों की नहीं, जिसके पास पावर है वो तो करेगा, पर जो करवा रहा है यार तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सही तरीके से आओ ना। बिल्कुल बिल्कुल। मत खाओ किसी का टाइम यार। वो 30 की, आप यकीन नहीं मानोगे, ऑन कैमरा बोल रही हूँ, 30 की लिस्ट कब 70 की हो जाती है हमें पता नहीं चलता। फिर हम 30 के टाइम स्लॉट में 70 को कैसे निकालेंगे? हम भी इंसान ही हैं। फिर हमें कई बार जो है वो सिंगर हमारे से नहीं मानता नहीं कि वो उतरेगा, तो आगे जो मेन सिंगर होता है उसके लिए टाइम ही नहीं बचता है। तो फिर उसमें प्रशासन का भी जोर होता है कि हम किसी को बहुत ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आप उसको स्टेज क्यों नहीं दे रहे। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि मतलब नहीं है ठीक। आई थिंक अभी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हो रही है, और जब से नहीं सोशल देखो होती बहुत मतलब ज़्यादा है, सोशल तो मीडिया जब बात से अभी है, हो रही है ना। सोशल मीडिया जब से आया है तो ज़्यादा क्या कहते हैं उसे, उजागर। हाईलाइट हो रही, उजागर हो रही वो चीज़ें। अब से पहले बेचारों को शायद प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलता था कि हमारे साथ ऐसा हो रहा है, ना वो बोल नहीं पाते थे। लेकिन अभी सोशल मीडिया है तो ये बातें ज़्यादा खुल के सामने आ रही है। तो क्या ऐसा नहीं हो सकता कि जो प्रशासन है वो जो चीज़ उन्होंने एक बार फिक्स कर दी कि जैसा आपने स्लॉट की बात की कि 30 लोग हैं, तो जो भी एक्स्ट्रा लोग आते हैं फ़ोन करके सिफारिश लगा के, उनको डायरेक्ट मना क्यों नहीं करते? क्या रीज़न है इसके पीछे? इतनी बड़ी पहचान वाले होते हैं क्या वो? हाँ, यू नेवर नो, टैलेंट जीरो, अप्रोच इतनी बड़ी होगी। और ये कोई, और अगर ये सिस्टम देखना है ना भाई, केशव राम कोहली जी हैं एसटीएम उदयपुर इस टाइम पे, त्रिलोकीनाथ मेला जो मैं अभी करके आई हूँ पूरी मेला, यस यस, काफ़ी चर्चा हुई इस मेले की इस बार। ही इज, होता है ना जो जुबान होती है जिसकी, उनकी लिस्ट में आप मतलब कुछ भी कर लो, उनकी लिस्ट में ऊपर से नीचे कुछ नहीं होगा। ऐसी लिस्ट कोई नहीं बनाता जहाँ पे एंकर के लिए भी 1 मिनट रखा होता है कि 1 मिनट आप भी ले सकते हैं स्टेज पे। हमारा टाइम तो एक्स्ट्रा होता है, बट ही इज द वन जिन्होंने ऐसी रूपरेखा तैयार की होती है कि उसके टस से मस नहीं होते, चाहे जो मर्जी हो जाए। तो आई रियली लव यू, जैसे काम करते हैं ना, आई रियली लाइक, बहुत मजा आया उनके साथ काम करके। हमें इतना ज्यादा मतलब प्रेशर ही कोई नहीं था, मैं और जयंत हमें मजे में थे। मैंने वाह यार, ये होती है ना बात। तो इसका मतलब बहुत ही वेल ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड, वेरी ऑनेस्ट, बहुत मजा आया। इसका मतलब है कि अभी लाहौर में जो मेला हुआ उससे सबको सीखने की ज़रूरत है। सीखने की ज़रूरत है। और इसका मतलब ये है कि देखिए, आप जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जितने भी हैं, ये मेले आपके ऊपर एक इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वहाँ की धरोहर को संभालने के लिए, वहाँ पे कलाकारों को सम्मान देने के लिए। प्लीज़ आप लोग जो है वो इसको अच्छे से ऑर्गेनाइज कीजिए, और इस तरीके के जो शरारती तत्वों की वजह से जो एक हॉचपॉचनेस हो जाती है, आप अपना स्टैंड लीजिए। और सच में हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं अपने हिमाचल प्रदेश के प्रशासन से कि मेलों को और ज़्यादा व्यवस्थित तरीके से मनाया जाए। आई होप आपकी बात सब तक पहुँचे। पहुँचाइएगा प्लीज़। देखते हैं ऑडियंस के ऊपर है, वही ऑडियंस प्लीज़ इतना ये खास बातें ज़रूर आप सब तक पहुँचाएं। हाँ, ये ज़रूरी चीज़ें, आई थिंक कुछ चीज़ें बहुत ही ज़रूरी रहती हैं। ज़रूरी है। देखो हर जगह प्रोटेस्ट हो रहा है, कहीं पे मेरा मित्र एसी भारद्वाज, उनको रामपुर में स्टेज नहीं मिला था। जयंत भारद्वाज को मंडी शिवरात्रि में स्टेज नहीं मिला था। सिमरन भारद्वाज को कार्निवल में स्टेज नहीं मिला था। ये घर के स्टेजेस पे ये होता है। छोटे हमने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं किया, मैंने बोला था बिकॉज गो विद द फ्लो। बिल्कुल बिल्कुल। आदेश वो ऊपर वाले का होता है, बाकी क्या है, बाकी तो वो है मतलब जो अपनी परिचय दे रहे हैं छोटी मानसिकता। फिर मुझे लगा कि यार ऐसे छोटे छोटे प्रोटेस्ट करके कुछ नहीं होगा, बात करनी है तो मिलके बड़े तरीके से बात होनी चाहिए। वरना एक कोने में एक कलाकार परेशान, एक कोने में दूसरा, तो कौन सुनेगा हमारी बात? पॉइंट। आई थिंक कुछ चीज़ें मिलके उनका सॉल्यूशन निकलता है, बट सब नहीं करना चाहते ना मिलके, क्योंकि उनके अपने अपने सेटिंग्स है ना सबकी। सेटिंग्स ये सेटिंग ही तो है गड़बड़। सेटिंग कुछ ठीक नहीं है। तो क्या करें, इस गोला से बाहर ही भेज देते हैं सेटिंग। हाँ, सेटिंग को भेज देते हैं। सही बोला है, हमें थोड़ा थकान हो रहा है, पाँव में दर्द हो रहा है थोड़ा। हाँ, तो ऐसे काहे बैठ रहे हो, इतना फॉर्मल होने का कोशिश कर रहे थे, सीख रहे हैं कि फॉर्मल कैसे होते हैं। अरे ना हो, आपसे सीखना पड़ेगा हमें तो। अरे फॉर्मल मैं कहाँ फॉर्मल, मैं तो बहुत फन लविंग। इंसान तो कमाल के हैं, नो डाउट। और अभी आपके साथ बात करते करते आपके ना वो नई नई चीज़ें जानने को मिल रही है आपसे। एक होता है कि हम जैसे आपको देखते हैं, आप स्टेज पे होते हैं जी, एकदम से आप बहुत ही सीरियस
अनाउंसमेंट मान लीजिए। अच्छा, अब मुझे आपकी अनाउंसमेंट सुननी है। जब आप एकदम सीरियस होकर अनाउंस करते हैं, मान लीजिए आपके चीफ गेस्ट आ रहे हैं, क्योंकि वो अंदाज कुछ अलग होता है। ओके, चल लीजिए। हाँ प्लीज। पानी दीजिए पहले। हाँ प्लीज। क्या है कि हमारा ही पानी हमें नहीं दोगे? मैं पी लीजिए ना, हम कहाँ रोके हैं आप। सपोज हमारे बीच में हमारे गेस्ट आ गए हैं एंड सिमरन को अब करना है सीरियसनेस में। जी। नमस्कार, जैसा कि मैंने आप सबको बताया था कि आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हमारे बीच में इस वक्त पधार चुके हैं। आप सभी से मेरा आग्रह कि अपने अपने स्थानों पर खड़े होकर तालियों की करतल ध्वनि से उनका स्वागत अभिनंदन करें। महोदय, एक बार फिर से आपका जिला प्रशासन की ओर से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, आभार। कौन सी ध्वनि बोली थी? करतल ध्वनि। करतल ध्वनि। कर तल ध्वनि। करतल ध्वनि। हाथ कर होता है ना, हाथों को हाथों को कर बोलते हैं। हाँ, करतल ध्वनि। क्षमा कीजिए मुझे, हाथों से निकाले जाने ये मुझे पता नहीं था। है। करतल ध्वनि से स्वागत कीजिए जी। क्या कमाल है, मतलब शब्दों की जो पकड़ है ना, बड़ी कमाल है आपकी। हाँ, ये टाइम के साथ हो गया, ये कोई रिसर्च नहीं प्रैक्टिस है। है, प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करते करते। मैं आपको सही बताऊं, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करती। आई एम वेरी बैड एट रीडिंग। मैं अपनी बुरी बातें बता रही हूँ आपको। प्लीज बताइए। मैं पढ़ती नहीं हूँ, मेरी वोकैबुलरी जितनी अच्छी होनी चाहिए मैं उसके लिए कोई मेहनत नहीं करती। पता नहीं भगवान क्यों और कैसे। आपके पास आता गया, आप बोलते गए। बस वही है। बाकी मैं सच में बोलती हूँ, मैंने कोई खास कोई ऐसे ये नहीं किया कि मैं ये इसके लिए ये पढ़ लूँ या मैं इस एंकर को देख लूँ और कर लूँ, नहीं। वो मेरे को बस कम्युनिकेशन का शौक था और भगवान ने मुझे आवाज़ भी थोड़ी सी वैसे टाइप की दी है, तो सोशल मीडिया का ज़माना है। यस। तो कमेंट्स लाइक्स का बड़ा खेल रहता है आजकल। हाँ, बहुत ज़्यादा। राइट, तो कमेंट्स में ऐसा होता है, कभी तो आपको बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स देखने को मिलते हैं, पढ़ते आपको दिल खुश हो जाता है, अरे वाह क्या बात करी है। लेकिन कभी इतने घटिया लोग आते हैं ना, आपको ऐसी ऐसी बातें बोल देते हैं, आपको मन करता है भाई कहाँ फंस गया मैं। कहाँ फंस गया? आपके साथ हुआ है ऐसा कभी? होता है ना, सबके साथ होता है। दिस इज द टाइम जब आज एक फ़ोन चलाने वाले को अपनी मर्यादाओं का नहीं पता। बिल्कुल सही कहा आपने। देखो, मैं एक बात मानती हूँ ना, एक तो जो ये फेसलेस लोग होते हैं, ये लोग जो कमेंट करते हैं, इनकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता, ये फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। अच्छा चल तू आ, अबे मनाली के मिंटू, कुल्लू के किट्टू, क्या लेना देना तुझे मुझसे? इतने पर्सनल ग्रजेस कहाँ से आ रहे हैं तुझे? मतलब वो इतना कोई है ना, एक ने एक बार लिखा था, ये तो टाइम वेस्ट करती है स्टेज पे। मैंने पढ़ा, मैंने बोला चल ठीक है। फिर एक ने लिखा था, एंकरिंग तो कोई फॉर्म ऑफ आर्ट ही नहीं होता। इट इज जस्ट लाइक उनको आना है, बीच में नाम लेना और चले जाना है, इसमें इतनी तवज्जो देने की क्या जरूरत है इनको। और फिर मैंने वो भी पढ़ा। फिर उसके बाद एक बार किसी ने लिखा था, हाँ नॉर्मल एंकरिंग भी तो की जा सकती है, इतना एक्टिंग करने की क्या जरूरत है। अरे वाह, अच्छा ऐसे लोग भी हैं। हाँ क्यों नहीं, ये तो सबके पास होते हैं। और ये वो लोग हैं, 0 पोस्ट 0 फॉलोअर्स 0 फॉलोइंग। मतलब वो स्पेशली आपको टारगेट करने के लिए आते हैं। हाँ, वो होते हैं ना कुछ पर्सनल ग्रजेस निकालने के लिए। मोस्टली तो मैं क्या करती हूँ, आप हंसोगे, मैं ब्लॉक एंड डिलीट। अच्छा, समझ रहे हो? क्योंकि मुझे नहीं फर्क पड़ता मेरे अकाउंट पे एंगेजमेंट से। आपने देखा है ना, बैड कमेंट्स लोग क्यों रखते हैं अपनी आईडीज पे, ताकि वो एंगेजमेंट बनी रहे, ठीक है। टेक्निकल ज्यादा लोग उस पे रहे, क्यों अपने कमेंट्स घटाने वाली बात होती है। बट मुझे जब कोई चीज बहुत नेगेटिव लगती है ना, मैं उसको देखना भी नहीं चाहती, मैं उसको डिलीट कर देती हूँ। आई वॉन्ट पॉजिटिविटी इन माई लाइफ, जो कि आपने शुरू से मैं सुनना ही नहीं चाहती वो सब, क्योंकि वो गलत ओपिनियन है मेरे बारे में। अगर आप ये बोलो मैडम आप इस चीज़ में थोड़ा इम्प्रूव कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूंगी बहुत प्यार से, आपकी बात सुनूंगी, वो सरमत्थे मेरे। अगर आप इतनी बदतमीजी करोगे तो आपको क्या लगता है कि सिमरन भारद्वाज आपका कमेंट रोज सुबह खोल के देखेगी? नजर तो पड़ती है जितनी बार अपनी पोस्ट पे जाते हो। तो मैं क्यों अपना टाइम वेस्ट करूं? आई जस्ट ब्लॉक एंड डिलीट बेहुदा लोगों को। बाकी जो अच्छे से बताते हैं ना कि आप इस चीज तो में थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, थोड़ा इम्प्रूव कीजिए, मैं सुनती हूँ, मैं बोलती हूँ सर प्लीज डीएम में बात कर सकते हैं। कभी तो बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल के लोगों के आते हैं कि तुम उनके साथ फिर डीएम में थोड़ी चर्चा हो जाती है, आप इस पे इम्प्रूव कर सकते हो। अच्छा, ऐसी आप हुई ये चीजें थोड़ा सा लैंग्वेजेस पे। बाकी जो बहुत वाहियात लोग होते हैं ना, इनको तो मैं सीधा उठा के ब्लॉक एंड
मतलब रिपोर्ट तो नहीं करती, डिलीट एंड ब्लॉक, ये मेरा फेवरेट है। अमीगोस ब्लिंक हमारा एक बहुत बड़ा पेज चलता था, अभी तो टेक्निकली प्रॉब्लम आ रही है उसमें। मेलोडी सागा शुरू किया, मेरे हस्बैंड का ही पूरा आइडिया था। उस टाइम पे मेरे फियांसे थे, तो ये अपने घर पे थे, मैं अपने घर पे थी, उन्होंने बोला अमीगो हम ना ऑनलाइन इंटरव्यूज लेते हैं। 97 एपिसोड किए हमने उसके रोज, और उसमें हमारे साथ एक दिन में 600 700 लोग लाइव जुड़ते थे, अपनी फरमाइशें बताते थे एंड सिंगर आके गाना गाते थे। हाँ, उसमें क्या होता था कि उसमें कई बार बहुत गंदे कमेंट्स वाले लोग आते थे जो सीधा कुछ गलत लिख रहे हैं, ठीक है, वो जो बिल्कुल शेमलेस होते हैं, तो मैं उनको उठा के ब्लॉक मार देती थी। तो मुझे कभी ये मजाक करती थी, तूने पता कितने लोग ब्लॉक किया है, तुझे फर्क पड़ता है कोई यार बड़ी एंगेजमेंट घटा दी। मैंने बोला नहीं यार, क्वालिटी नहीं चाहिए, वो चीज़ क्वांटिटी नहीं चाहिए, क्वालिटी ऑडियंस चाहिए, क्वांटिटी ऑडियंस नहीं चाहिए। मैं नेगेटिविटी नहीं झेल सकती, ना रियल लाइफ में ना मेरी रील लाइफ में। मेरे को बस ये चाहिए होता है कि यार देखो, अगर मेरे से बात करनी, मेरी कोई कमी बतानी, प्यार से बताओ, तमीज से बताओ, सब सुनूंगी। अगर एक भी शब्द आपने इधर से उधर किया, मुझे लगा कि हा अब मेरे को मजा नहीं आ रहा, बस तेरा हो गया, उसके बाद मैं निकल जाऊंगी वहां से। सही, दिस इज द वे। और अब तो बहुत टाइम से, अब तो खासकर जब से मेरा बेबी हुआ है तब से लेकर लोगों ने मुझे मेरे वेट के लिए भी 1-2 बार कमेंट्स हैं, उनको नहीं मैं डिलीट करती। ठीक है आप बोल रहे हो, कई मुझे बोलते हैं मैम थोड़ा सा वजन घटा लो, फिर मैं बोलती हूँ ठीक है, तो मुझे घटाना ही है। मेरा बेबी 2 साल का, मैं अभी भी उसको ब्रेस्ट फीड कराती हूँ, तो मेरे को भूख नहीं कंट्रोल होती है, मैं खाती रहती हूँ। तो मुझे पता है एक पॉइंट के बाद अब मुझे घटाना शुरू करना है, क्योंकि मेरा काम भी ऐसा है, तो वो मुझे अच्छे लगते हैं। कोई शेमलेसली अगर आपको बॉडी शेम करे ना, उसको नहीं छोड़ती मैं फिर। आई थिंक कभी मतलब हर बार नहीं, कभी ना कि आपको हर बार जैसे, और मेरे को ऐसे मैसेज भी आए लोगों के, यार आप ऐसे मतलब बॉडी के साथ इतने कॉन्फिडेंस से कैसे स्टेज पे जाते हो। मैं उनको भी ये बोलती हूँ, मेरे को अपने हुनर पे भरोसा है। मेरे को ये पता है कि जब तक मैं चुप हूँ ना, तब तक मुझे सब ऊपर से नीचे देखेंगे, पर जब मैं एक बार बोलना शुरू करूँगी ना, तो फिर कोई कुछ नहीं देखेगा, वो सिर्फ मुझे देखता रहता है। ये ज्यादा हो गया गाइस, लेकिन पॉइंट है, सही बात है, सही एकदम सही बात है। सीधा मतलब आपके लोग देखना चाहेंगे, सीधे आपकी आंखों में देखेंगे, ये कब मुझे देख के ना ऐसे कुछ बोले, कुछ गाए। ये चीज तो है। हाँ, तो मैं बस ये मानती हूँ कि अपने अंदर अपनी आपकी अपीयरेंस कैसी है, अच्छी अपीयरेंस होना अच्छी बात है, फिट होना बहुत अच्छी बात है। मैं भी होना चाहती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बोल रही हूँ कि नहीं मैं तो ऐसी ही रहूँगी, नहीं रहूँगी ऐसी। मैं कोशिश करूँगी कि मैं हो जाऊँ, पतली हो जाऊँ, मैं जो भी है ना, क्योंकि इंसानियत, मैं अच्छा दिखूँ सबको लगता है, बट अच्छा दिखने का मतलब अच्छा फील करना भी तो होता है ना। पॉइंट सबसे बड़ी बात। अब मैं क्या डिप्रेशन में आके तो वेट लूज करने लगूंगी? नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो चिल होकर वेट लूज करूंगी। मैं मेरे बच्चे को पूरा टाइम देती हूँ, मैं मेरे बच्चे के साथ एंजॉय करती हूँ। 2 साल हो गए मैं उसको ब्रेस्ट फीड करा रही हूँ। मेरा दूसरी माँ की तरह कोई खज्जल सीन नहीं है ऐसा वाला कि यार बच्चे को ब्रेस्ट फीड नहीं कराना, मेरी तो बॉडी खराब हो रही है। आजकल बहुत ट्रेंड हो रहा है कि ब्रेस्ट फीडिंग नहीं करानी, फिगर खराब हो जाता है। करना क्या है इस फिगर का आपने? मैं तो ऐसे फिगर के साथ भी काम कर रही हूँ, और आप बोल रहे हो कि आप बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग, बहुत आजकल डॉक्टर्स की यही शिकायत होती है। और फिर ब्रेस्ट कैंसर की भी जो रीज़न है ना बहुत बड़ा, ये है कि हम लोग अच्छे से फीड नहीं कर रहे अपने बच्चों को। कई लोगों को तो प्रॉब्लम होती है कि उनके पास नहीं होता इतना ज़्यादा, मतलब लैक्टेशन नहीं होती है उनमें, कि वो फीड नहीं करा। पर जो करा सकते हैं ना यार, कराओ। ये बॉन्ड होता है बेबी और माँ के बीच में, वो बॉन्ड कभी नहीं आएगा ज़िंदगी में हट के। वो एक कनेक्शन, बच्चे को दूध पिलाना, इट इज़ इमोशन, इट इज़ नॉट योर ड्यूटी, इट इज़ इमोशन। वो बच्चे की जो ग्रोथ है ना, वो आपके थ्रू हो रही है। एंड आई रियली फील एंड आई लव दिस प्रोसेस एंड यस। तो अभी धीरे धीरे मैं भी काम करूँगी अपनी बॉडी पे, भगवान मेरा साथ देना। नहीं देखिए, आप बातें हम क्या कर रहे थे और आप कितनी इंपॉर्टेंट बात पे आ गए। मुझे अचानक से याद आया कि यार ये भी बहुत बड़ा इशू है। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे ये चीज़ नहीं मालूम थी इस तरह की। आजकल ऐसा भी चला प्रोसेस होते हैं ना, लोग बोलते हैं हमारी हेल्थ इफेक्ट हो रही है। अरे ऐसा थोड़ी है, पहले नहीं पिलाती थी, हमसे फिट है, हमसे ज़्यादा जी रहे हैं। वो जिन्होंने बच्चों को 2.5 साल तक दूध पिलाया ना, वो अच्छी जिंदगी जी रहे हैं बिना किसी बीमारी शिमारी के, और हम आज ही मरने लग गए हैं। हाँ तो सही बात है। मैं थोड़ा सा फ्यूचर को लेकर के बात करने वाला हूँ। मैं मैक्सिमम लोगों से क्वेश्चन पूछता हूँ कि जिस फील्ड में आप है, आपको इसका फ्यूचर कैसा दिखता है? जैसा कि आपने कहा, कुछ किसी ने आपको बोला कि एंकरिंग है ही क्या चीज़, आना ही है, नाम ही तो बोलना है, राइट? ऐसा बोलते हैं तो उनको हम ऐसे साइड कर देते हैं जिन्हें पता ही नहीं है कि एंकरिंग कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मुझे आपसे ये जानना है कि हिमाचल प्रदेश में हमारा फ्यूचर क्या है एंकरिंग को लेकर के, क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हैं तो आपको पता ही होगी ये चीज़। तो क्या लगता है, व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ एंकरिंग? फ्यूचर ऑफ एंकरिंग, देखिए पहले तो सच में एंकरिंग को कोई इतना सीरियसली लेता नहीं था।
बिल्कुल। अचानक से अब लोगों में एंकरिंग को लेके इतना क्रेज डेवलप हो गया है कि एक इवेंट के लिए इतने एंकर्स की रिक्वेस्ट आ रही है कि प्रशासन 6-6, 7-7 एंकर रख दे रहे हैं, जो हमारी पहले भी बात हो चुकी है। उससे क्या हो रहा है, इवेंट की क्वालिटी घट रही है ना, क्योंकि इतने एंकर्स इतनी जल्दी नहीं कनेक्शन बन पाता। इट इज लाइक एक एंकर आ रहा है 2 मिनट के लिए आ रहा है, उतनी देर में वो अपना क्या हुनर दिखाएगा, है ना, टाइम तो चाहिए ना। एक तो वो आपका गया, क्वालिटी वाला फैक्टर गया, ऑडियंस किसी के साथ कनेक्ट ही नहीं हो पाई, ठीक है। एंड उसके बाद एक पॉइंट ये कि आप अच्छे फाइनेंशियली भी नहीं और स्टेबल नहीं हो पाएंगे एंकर्स, क्योंकि वो दे ही नहीं रहे, पैसे नहीं दे रहे, फिर प्रशासन नहीं दे रहा। हाँ, हिमाचल में जो है वो एंकरिंग का ऐसे करके अच्छा स्कोप है, क्योंकि यहाँ पे कॉपरेटिव मीट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, है ना, कंपनीज के डेस्टिनेशन वेडिंग्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती हैं, जिसमें हम एंकर्स को जो है अच्छा काम मिलता है, अच्छे पैसे भी मिलते हैं। तो जो इस फील्ड में आना भी चाहता है, आई जस्ट वांट टू टेल यू, ये मेले ही सब कुछ नहीं है। अगर ऐसा कोई बड़ी बात नहीं कि आपने कभी कोई मेला नहीं किया तो यार पहले तो मेला ही करना तभी होगा, नहीं। अपने कॉन्टेक्ट्स बनाओ, अपने को सोशल मीडिया पे अच्छे से रिप्रेजेंट करो, अपनी जो है वो लोगों से बातचीत रखो। इतने ज़्यादा कॉर्पोरेट इवेंट्स होते हैं, आपको एक शाम के इतने अच्छे पैसे मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको थोड़ी देर जाके एंकरिंग करनी है एंड देन बैक टू होम। और देखो, मनाली एक ऐसी जगह है यहाँ पे महीने में 4 से 5 कॉर्पोरेटिव मीट्स होते हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज आ रही हैं, उनके एनुअल फंक्शंस हो रहे हैं, चीज़ें हो रही हैं, तो हमारे को काम है इधर, मैं ये नहीं बोल सकती। एंड जो मेरा प्लान है, माई प्लान इज लाइक गो विद द फ्लो, मुझे नदी का बहाव जिस तरफ ले चलेगा मैं वो करूँगी। बट हाँ, एक ये चीज़ है कि बहुत लंबे टाइम तक मैं एंकरिंग नहीं करूँगी, मतलब इट इज़ लाइक ओके मतलब मेरे को आज, मैं 14 साल की थी जब से कर रही हूँ, और आज मैं हो गई हूँ 27 साल की। हाँ, तो फिर अब मैं कुछ अलग सोच रही हूँ, मतलब मैं तो नहीं सोच रही, मेरे पति सोच रहे हैं। आई एम वेरी लेड बैक वाला इंसान, क्या आपको बस जो आपके पास आता जाएगा आप करते जाओ। हाँ, अभी रिसेंट कुछ एक प्रोजेक्ट पे बात हो रही, काफ़ी बड़ी चीज़ों पे, अगर वो हो जाती है तो फिर जल्दी बता दो। बड़ी चीज़ों पे जैसे कि लाइक थोड़ा सा आइडिया दे, ट्रैवल शोज एंड डॉक्यूमेंट्रीज। हाँ, ओके। ऑल ओवर हिमाचल, ऑल ओवर इंडिया? नहीं, कुछ एक कॉन्सेप्ट्स पे हैं जो अच्छे प्लेटफॉर्म पे बाद में दिखाई जाएंगे। एक रील देखी मैंने आपकी, शायद वो यहाँ की नहीं थी, गेटअप से लगा था हमीरपुर साइड कहीं रहेंगे उस टाइम पे, अपने ससुराल। हाँ, ससुराल आप गए होंगे, हो सकती वहाँ की। उसमें ना आप कुछ गा रहे थे, लेडीज थी बहुत सारी। हाँ। किसी ने वो लिखा था हमारी भाभी जी, कुछ ऐसा लिखा था। वो अभिनव शर्मा जी हैं, वो भागवत करवाते हैं, पूरी टीम। ओके। तो उनके साथ ना वो हमने भागवत कराया था। मेरी मॉम डैड बहुत रिलीजियस हैं, इन-लॉज की हाँ, तरफ तो से। हमीरपुर में तो हमारे रहते घर में हैं। बहुत जगराते भागवत होता रहता है। तो वो आए थे, तो उन्होंने ना मुझे थोड़ा सा देखा हुआ है कि ऐसे काम वगैरह करते हैं, तो हाँ। वो इम्प्रेस थे। ओके। तो फिर हमारे घर पे था जगराता, तो फिर मैंने सोचा कि मैं खुद थोड़ा सा भागवत में भगवान श्री कृष्ण जी को हम दोबारा जो है वो गाड़ी में बिठाने जा रहे थे, वो घर जा रहे थे, अभी इमोशनल मोमेंट था, तो उस वक्त ऐसे भाव विभोर होकर मैं भजन गा रही थी। एंड फिर उन्होंने वो वीडियो बना दिया था, तो हाँ, तो ये वीडियो तब बना था। ओके। नहीं, मैंने सोचे यहाँ अपर हिमाचल मनाली की लड़की है और कुछ और ही लग रहा था, पहले पहचाना नहीं मैंने आपको। अरे मैं जहाँ जाऊँ ना, मैं रंग जा- चीनी देखी है आपने, पानी में चीनी घुलने में वक्त लगा सकती है सिमरन भारद्वाज। नहीं, ये अदा कमाल की है आपकी। आप जानते हो मैं हमीरपुर की मेरी ससुराल की लैंग्वेज कितनी अच्छी बोलती हूँ। तो आप बोल लेते हो? परेशान हुई आना मैं जो थी कोई नहीं गिलाई सकता भाई, वही थी दी सारे ही लगता भाई कुती ते आई दी एक ने। ओ बाबा, हाँ, तो सब बड़े तेज सी हैं? क्या करना होना मीरपुर दी नो बनी के तेज होना नहीं कोना। बड़ी गई ना वो तो बनी गिरी नो होता फिर गलांदी भी तो ते नहीं हो। ओ ठीक है ना। बाकी अपनी देशी ओके नहीं बोल रही हो। हाँ ओखली के नहीं बिसरनी शाउरी से मैं उल्टे आने तो मनाली में। वाह, वो थोड़ी नोटिस। गल तो बड़ी सही दूसरी। हाँ पर अच्छा, जाने जाने एक जरूरी कर रखे अपने ऐसा। हाँ जी, बोला एक सवाल पूछती है। ओके, कुड़िए ये सवाल जो थे पार्टिसिपेट थे उनसे पूछा गया था कि जो हमारे लोकल डायलेक्ट्स हैं, हाँ जी हम उसको छोड़ के हिंदी और इंग्लिश ज़्यादा प्रेफर कर ले अपने सराउंडिंग में भी, हमारे कल्चर पे या फिर हमारी डेली लाइफ पे कितना नेगेटिव प्रभाव पड़ रहा है उस चीज़ का, या फिर दूसरी लैंग्वेज बोलने से कितना पॉजिटिव आपको लगता है कि आपके ऊपर असर पड़ रहा है। ये क्वेश्चन था उनका। हिंदी है मातृभाषा, इंग्लिश हमारी थोड़ी ये हो गई है कि ज़रूरत पड़ रही है इंग्लिश की, डिमांड है।
तो पॉजिटिव तो क्या है इसमें? पॉजिटिव तो ये है कि लाइक हमें वो लैंग्वेजेस हम उनके साथ ही चलेंगे। हमारा इतना पेपर वर्क इंग्लिश में होता है, हमारा फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश हो जाती है एक पॉइंट पे, हिंदी हमारी मातृभाषा है, ये तो आनी ही चाहिए। पॉजिटिव वाली कोई बात ही नहीं है इसमें। मैं वहाँ पे लड़कियों के आंसर सुने थे कुछ। हाँ, मैं इसीलिए बोल रहा था, मैं एक्चुअली सेटिस्फाइंग था क्वेश्चंस आंसर से। पॉजिटिव तो उसको मतलब पहले तो वो सवाल भी थोड़ा ऐसे था ना, सही तरीके से शायद पूछा नहीं गया या जो भी है, बट पॉजिटिव तो इसमें ऐसा कुछ बोल नहीं सकते। नेगेटिव इसमें बहुत है। जब अपनी डायलेक्ट छोड़ दी, जो बोली होती है ना, हमारी भाषा नहीं, हमारी बोली है हमारी बोली संस्कृति की पहली सीढ़ी होती है। जहाँ बोली खत्म वहाँ संस्कृति खत्म, आपको पता भी नहीं चलेगा। और यहाँ जब बच्चा घर से बाहर जाता है ना, वो हिंदी भी सीख लेता है, वो इंग्लिश भी सीख लेता है, पर एक बार घर से बाहर चला गया ना बच्चा, फिर पहाड़ी कब सीखेगा? पहाड़ी नहीं सीख पाएगा। आज से मतलब आओ अपने पेव क्या होती था, आज से त्रिशोभली देशी बोला थी ना, ग्राम सारे बोला थी क्या बड़ी बोला था कहनी शोभली बोला सी ये बात मतलब कि यानी आपने बिसरी दी नहीं होती। हाँ वो जती क्या लोग होते जोने बोनी नहीं दी अपनी भाषा थोड़ी सा बोला से आप पहाड़ी। अब इंस्टाग्राम पे खुद को पहाड़न लिख देने से आप पहाड़ी तो नहीं हो गए ना। पॉइंट है। और मैं जब लोकल में बात करती हूँ ना, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस लड़की को हिंदी भी आती होगी और इतनी अच्छे से ये हिंदी भी एक्सेंट इसका होगा, एक जो प्योर एक्सेंट रहता है। हाँ मैं हमेशा बोलती हूँ, जो भी भाषा बोलनी ना उसकी इज्जत करनी, मर्डर नहीं करना उसका। देशी बोलने तो तेरे बोलने से जड हुई है एंड यानी कि हाँ जी कौन आया तुझसे, दिस इज नॉट द वे, कौन आया तुझसे, सी ठीक है, अपनापन होता है इसमें। तैवलोड़ी सो फील आउट है थोड़ी। हाँ जी सा ठीक तुझसे कौन चले सी इज्जत मारे गौरव है। फिर आप हिंदी बोल लो, क्यों मर्डर कर रहे हो हमारी बोली का? आगे बच्चा भी वैसे ही बोलेगा। जब हिंदी बोल रहे तब यू हैव टू बी लाइक क्या आप ठीक है। हाँ, फिर आप उस पे मेहनत कीजिए। हाँ, कि कैसे वो आप देखो ना, वो मतलब मत आई थिंक आप माहौल देखो कैसा है। जैसे काफी लोग हमारे यहाँ अपना एक्सेंट तो रहता है, हम हिंदी में बात करेंगे तो शायद सबका अपना एक्सेंट आ जाता है, और कई से एक्सेंट को बुरा मानते हैं, मैं बहुत अच्छा मानती हूँ। एग्जैक्टली हाँ। अपनापन है ना इसमें। हाँ, रखो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रुपेन कैमरा पे हम बात कर रहे हैं, अभी तो हम दोनों बहुत नॉर्मल एक्सेंट में बात कर रहे हैं, ठीक है, बट अब मेरे को कहीं बाहर मिलोगे ना, रुपेन कैसे हो यार, ठीक है, मेरे पे कैसे सारे वो फ्लेवर आ जाएगा बढ़िया। हाँ तो आना था ना, फिर मनाली क्यों नहीं आया आप? आना था, हाँ, उसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। रुपेन आप कैसे हैं? आप मनाली आए थे, आना था ना हमारे घर में। अब आप क्या बोलोगे, पागल हो गई क्या ये? तो ये एक्सेंट है ना, हर जगह नहीं करना यूज, एंड नहीं करना हर जगह ना, समझ पर थोड़ा अपने लोगों के साथ तो ऐसे मतलब अच्छा लगता है यार, ऐसे पता चलता है यार ये मनाली की होने जे चोले तबला कैसे ढूंढ रहे हैं। हाँ तो मतलब किसी भाषा के साथ ना ईमानदारी करनी, ऐसा नहीं कि आधी अधूरी कर रहे हो। सही है ये बात बड़ी सही है। तुझ बोल दे रहा हूँ सुन ले जा। हाँ गौरव ते रोटी पूरी पकानी तुझसे अपने तीना में नहीं बोलू तो थी मैं तीना में, पर तेसी मुंह नहीं आ रहा तीने बुझूसा है पैसा गहने नहीं तो घर जाए तोड़का पौड़ा तब ऐसे क्लोजिंग पड़ी कि नहीं के नहीं पड़ी सी की कहना पापी पेटा सवाल सा। चलो ठीक है फिर। दिल तो नहीं कर रहा मेरा भी कि आपके इस पॉडकास्ट को खत्म कर, क्योंकि सच में आपको मजा आ रहा है? मजा आया आपको? क्लोजिंग की तरफ जा रहे हैं। मैं बहुत इनटू हो गई हूँ इसके, क्योंकि मेरे को बहुत टाइम से ना ऐसे प्लेटफॉर्म पे बात करने का बड़ा मन था जहाँ पे ऐसे दिल खोल के बात हो, क्योंकि मैंने इंटरव्यूज बहुत दिए हैं, टचवुड इंटरव्यूज दिए आपने। और इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में ये तो फर्क होता है, यहाँ जो हम हैं वो हम हैं, वहाँ भी कुछ चीजें सोच समझ के बोलनी पड़ती है। यहाँ मैंने कुछ सोच समझ के नहीं बोला गाइस, जिसने ट्रोल करना होगा मत करना। ओके नहीं करेंगे। नहीं तो पहाड़ी हम देवता भी लगा देते। आपको पता है ये लाइन कितनी फेमस हुई थी? हाँ बहुत फेमस है। एक चीज रह गई थी अभी जाते जाते कि जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा था कि आप बहुत ही अच्छे कल्चर प्रमोटर है। सही मायने में एक्चुअली आप कल्चर को प्रमोट कर रहे हैं, आप उसका दिखावा भी नहीं कर रहे हैं, बस आप कर रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है। ये रुपेन मैंने अपनी कोई भी बोली को लेके कैंपेन उस जमाने में शुरू किया था, कोई बोलता भी नहीं था। आज सोशल मीडिया पे जो मैं देखती हूँ कि हर दूसरी लड़की, हर दूसरा लड़का इतने अच्छे से कोई भी बोली बोल रहे हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। अब वर्ल्ड वाइड सब लोग, शुरू में टिकटॉक आया, मैंने उसमें एक ऐसी रील बनाई थी, गुरु चार ने बोला बिहारी बेड़ा चार नहीं थाचा, जोखे मिली बोला जे जयशोरी बीण देवरी चाचा। लोगों को लगा ये कहाँ का आदिवासी एक्सेंट है, जो टिकटॉक पे और मतलब जो ऑडियंस थी उनको लगा कहाँ का आदिवासी भाषा है, किसी को पता ही नहीं। मैं कुल्वी लिखते लिखते थक जाती थी, दिस इज कुल्वी, एंड नाउ एवरीवन नोज दैट। ये हमारी म्यूजिक इंडस्ट्री को भी बहुत बड़ा क्रेडिट जाता है, जो हमारे कुल्वी के इतने अच्छे सिंगर्स हैं। बाकी जो अब
अब तो कई कुल भी बोली प्रमोटर ही है हाँ एग्जैक्टली, है ना, बहुत लोग हो गए फुल तो टाइम दे आर डूइंग full दिस। time हो गए, हाँ। अच्छी बात है, आई एम हैप्पी, गुड। सोशल मीडिया की बात अच्छी लगती है आपको? एटलीस्ट अब आजकल जैसे हम यही बात कर रहे थे अपने बोली को जो भूलते जा रहे हैं, तो आई थिंक सोशल मीडिया के जरिए ही सही लोगों के अंदर एक रुझान आ रहा है। ये तो अच्छी बात है, ये तो सोशल मीडिया ने ऐसा है ना पावरफुल बना दिया हर बंदे ने, बट फिर मिसयूज भी वैसे ही है, हाँ, वो तो है। इनसिक्योरिटीज भी बहुत हो रही हैं लोगों को। हम्म। चलो छोड़ो, हर चीज़ के दो पहलू हैं यार, सब Exactly. कुछ तो ठीक नहीं कर सकते, ये बात तो सही है। गो विद द फ्लो। यस। ओके, लास्ट क्वेश्चन आपसे, अ पीस ऑफ एडवाइस आज के यूथ के लिए। यार अपने यूथ की जो प्रॉब्लम है ना, ओवर थिंकिंग की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। हर चीज़ को इतना ज़्यादा सोचना कि क्या होगा, ये करूँगा तो क्या होगा, ये नहीं करूँगा तो क्या होगा, कहीं ऐसे हो गया तो क्या होगा। सब कुछ तुमने ही सोचना है ना, तो ज़िंदगी कब जीनी है। कोई एक्स्ट्रा साल नहीं देने वाले भगवान तुम्हें कि जा बच्चा तूने बहुत सोचा है, ले थोड़ा सा और जी, नहीं तभी मरोगे। वैसे ही मरोगे, सॉरी गाइस, मरोगे तो मरोगे, हम भी मरोगे, सबको जाना है, सबको जाना है भाई। तो इसके कोई पॉइंट्स नहीं लिखे जा रहे आपके कहीं, मत सोचो इतना, गो विद द फ्लो। छोटी सी जिंदगी होती है ना, खुद को खुश रखो, अपने आसपास के लोगों को भी खुश रखो, दैट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। सिर्फ अपने बारे सोचने, जो अपने बारे में ही सोचता है ना, वो भी इंसान नहीं होता। अपने आसपास जितने लोग हैं सबको खुश रखने के बारे में सोचो, और देखो गोल सेट करो जिंदगी में। मैं मानती हूँ, मेरे को जो एम्बिशियस लोग होते हैं बहुत अच्छे लगते हैं, पर मैं नहीं हूँ। हाँ मैं नहीं हूँ भाई, मैं सच बोल रही हूँ। गोल सेट करो जिंदगी में, बट पागल नहीं हो जाओ उसके पीछे। नहीं हुआ ना तो भी कोई बात नहीं, हर कोई थोड़ी ना वैसे कर सकता है। देखो 100 में से जाएगा तो कोई 2 या 10 या 20 लोग आगे, बाकी जो पीछे रह गए, इसका मतलब ये थोड़ा ना कि आप कुछ है ही नहीं भाई। अपनी जगह पे जहाँ पे हो ना, वहाँ पे आपकी ज़रूरत है, ये सोच के चलो। बाहर नहीं जा पा रहे हो, अपने घर पे हो ना, ये सोच के चलो वहाँ आपकी ज़रूरत है, वहाँ आपकी कदर है, इसलिए आपको वहाँ रखा है भगवान ने। सबके रोल हैं अपने अपने, ठीक है। तो ये कुछ नहीं होता लाइफ में, ही इज़ वेरी सक्सेसफुल, शी इज़ वेरी फेमस, शी इज़ डूइंग वेरी वेल, नहीं। स्पेशली सोशल मीडिया पे तो सब दिखावा होता है। मेरी ज़िंदगी में कुछ बुरा होगा, मैं थोड़ा ना उठ के सोशल मीडिया पे डालूंगी, मैं तो अच्छा ही डालूंगी ना। तो मेरी वजह से आप क्यों इनसिक्योर हो? मत लो इन चीज़ों को इतना सीरियसली, इट्स जस्ट सोशल मीडिया। सोशल मीडिया बस दिमाग में ये रखो, बाकी तो जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते, इसलिए उनको पकड़ो। Thank you so much. सिमरन जी बहुत मजा आया आपसे बात करके। सीरियसली है, सबको बोलते हो ऐसा है? एक मिनट, ऐसा नहीं, लास्ट सबको लाइन। बोलता हूँ, मैं सबको बोलता हूँ, सॉरी बोलता हूँ। हाँ, ये वो लास्ट आ- लाइन मैंडेटरी है ना, मेरे लिए कुछ अलग बोलो। चलो Okay. शुरू हो जाओ। कुल मिला के बात ये है, मजा तो सच में आया मुझे। वैसे मुझे हर खाओ episode विद्या में- पढ़ाई कसम। अरे अच्छा, ये लाइन बोलते हो भी आप? हाँ। याद है आपको? हाँ, मैं मुझे क्या, मैं विद्या सरकारी पढ़ाई स्कूल में कसम। पढ़ी हूँ। विद्या पढ़ाई कसम, मैं एंकर वंडा। मैं की करूँ था मैं? हाँ, रोटी खाई तो सर। नहीं, रोटी नहीं खाई, मैं सबको बोलता हूँ वैसे लास्ट में। चलो निकल जाता ना, किसी बड़ा मजा आया आपसे बात करके। सच में लेकिन मजा आया। हाँ, आपके साथ तो सच में मजा आया। द थिंग इज की सबसे ज्यादा बात ये है कि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि जो चीज़ मैं सोचता हूँ ना, एक्सप्लेन नहीं कर पाता हूँ, कोई चीज़ें नहीं समझ आती है। आपने वो हर चीज़ यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी जो मैंने आपसे पूछा है, इसके लिए मैं आपका बड़ा आभारी हूँ। और मुझे उम्मीद है जो कुछ खास बातें हमने की और जो एक्सप्लेनेशन आपने दी, वो सब लोग अपनी ना लाइफ में अप्लाई करेंगे, और आई होप उनकी लाइफ भी आपकी वजह से थोड़ी सी और अच्छी हो जाएगी। हाँ, उससे बड़ा पुण्य तो कुछ नहीं है। और क्या चाहिए लाइफ में। सब और कोशिश तो मैं भी करता हूँ कि यार देखो सब खुश रहो, मैं चाहता हूँ मेरे आसपास के लोग भी खुश हाँ, रहें, ठीक। मजे करो यार, मेरे पास आके बैठो, फनी फनी बातें मैं भी कर लेता हूँ कभी कभी। नहीं, आप बहुत फनी है। फन करो, लाइफ में खुश रहो। लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते ही रहते हैं, लड़कियां भी आती है जाती है, लड़के भी आते हैं जाते हैं। हर दुख इनका घूम फिर लड़कियों पे आ जाता है। हे भगवान। आज जैसे कि मैंने कहा था, आज हमारा माहौल ऐसा है, हाँ, शुरुआत में जो बात हुई थी, तो इसलिए तो यही है और कुछ नहीं है। फिर से हम बैठेंगे किसी और दिन, जरूर बैठेंगे, बहुत सारी बातें कुछ आपके एक और पास। एपिसोड्स आप कर लें, उसके बाद आपको फिर मेरी याद आएगी। बिल्कुल। तो चलिए दोस्तों, हम क्लोजिंग करते हैं। आप मेरी ऑडियंस को कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, बस मैं इतना कहना चाहती हूँ कि देखिए, हम लोगों की एक सबसे बड़ा लैक कहाँ होता है, जो भी आर्टिस्ट होते हैं ना हमारे हिमाचल में, हमारे में बहुत बड़ी कमी है, अपने लोगों को हम सपोर्ट नहीं करते खुल के, ये हमारी बहुत बड़ी कमी है।
तो पॉडकास्ट देखिए, हिमाचल में बहुत सारे पॉडकास्ट है, बहुत अच्छे अच्छे पॉडकास्ट हो रहे हैं। हमारे रुपेन ने भी एक बहुत प्यारी कोशिश की है, जिसमें मुझे ऐसा लगता है कि जिसमें दिल से बात हो रही है। इधर कोई ऐसा स्क्रिप्टिंग नहीं है, कोई कुछ ऐसा नहीं है। हालांकि इतनी रॉ मैं आपको कभी देखने को नहीं मिलूंगी जितनी मैं आपको यहाँ मिली हूँ। सो प्लीज़ सपोर्ट हिम। एंड हम चाहते हैं कि इतने सारे पॉडकास्ट करें, बहुत बड़े बड़े लोगों के साथ पॉडकास्ट करें, पर इन्हें याद मेरी आए सबसे ज़्यादा। Thank you so मेक श्योर इनकी हर पॉडकास्ट में एक कमेंट हो, प्लीज़ दोबारा सिमरन जी को बुलाओ। थैंक यू सो मच एवरीवन, लव यू, स्टे पॉजिटिव। वेट, ऑडियंस कुछ और चाहती है शायद। एक पहाड़ी गीत, उससे क्लोजिंग होगी। हरे डालिए बामणिए आई लोड़ी तू धानेरी सेरी। हरे डालिए हाँ झिंगटे भरुआ किलड़ो कखे शेटनु ए पेरी। हरे डालिए उशुका नहीं पला सीधा मुआ नहीं कदी सीधा फेरी। हरी डालिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, थैंक यू सो मच गाइस, देखते रहिए डायलॉग विद रुपेन। वाह।